Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। जैसा कि आप देख रहे होगे फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ Panesha for Competitive Examinations, हम आपके लिए एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आपका मैथमेटिक्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज़ में कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूँगा ही करूँगा और बहुत ही डिटेल्ड बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो अगले 2 मिनट तक तो ज़रूर देख लेना, सो दैट आपको पता चल जाए कि हम चीज़ अपनी जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है इससे पहले आपका जीके की स्ट्रेटेजी की वीडियो आई थी एंड सारे बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और जैसे मुझे मैसेजेस मिले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हैं वो सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी भी हम उसी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे पूरी की पूरी। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज़ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। इसके अलावा अगर आप और भी एसएससी के एग्जामिनेशन हो गए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है स्ट्रेटेजी। क्योंकि आपके इस स्ट्रेटेजी में मैं क्या करवाने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, मैं पूरी हमेशा डिटेल्ड स्ट्रेटेजी में बिलीव करता हूँ। क्योंकि छोटी मोटी स्ट्रेटेजी बना के जिन बच्चों को थोड़ी चीज़ें पता हैं वो बच्चे तो वहाँ पर चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा अभी स्टार्ट है, जैसे कि सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है, तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी नया नया फॉर्म भरा हुआ है, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और लेट से अगर आपने कहीं कोई पॉइंट मिस भी कर दिया अपनी तैयारी में तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट जो है मिस कर दिया। और आपको ये पूरा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक बार कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। पेपर और पेन लेके बैठो, अपनी नोटबुक लेके बैठो, उसमें आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को नोट करते जाना। अगर आपने यहाँ पे जो भी पॉइंट छूटे होंगे आपके, वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अपने पर्टिकुलर नोट से देख लेंगे। तो देखो बताने का क्या तरीका होगा मेरा, हर टॉपिक से मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट, देखो जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होते हैं जिस जिसके ऊपर, वो सारे के सारे मैं आपको पॉइंट्स अभी दिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका हर टॉपिक से मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो उसमें कौन कौन से टाइप बनते हैं, आपका डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट में कौन से टाइप बनते हैं, एसआई में कौन कौन से टाइप बन रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन से जरूरी हैं। तो मैं यहाँ पर जो कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे होते हैं, कौन कौन से टाइप से आ रहे होते हैं, मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें जो है दिखा दूँ। एंड ये हमारा यहाँ पर मेन एम रहेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अपनी पूरी फुल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें खोल के दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे होंगे जो कि आजकल का जो आपका पैटर्न चल रहा है ना एग्जामिनेशन का, तो उसके हिसाब से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे होते हैं उनके बारे में भी हम देख रहे होंगे, ठीक है ना। जैसा आपको याद ही है कि हमने जीके के सेक्शन में क्या किया था, हमने हर चीज़ को देख लिया था, कहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उस तरीके से हम इसको भी पूरा देख रहे होंगे मैथमेटिक्स को। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे कैसे करना है, इसके बारे में क्या हमारा मोटिवेशन होना चाहिए सीजीएल को 60 डेज में क्रैक करने का, ठीक है ना। तो वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स को स्टार्ट कैसे करना है एक प्रॉपर मैनर में, कैसे आप इसको अभी भी अगर आपने नहीं चीज़ों को ध्यान से किया है, बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इसके अलावा नहीं आपने चीज़ों को अभी तक सीरियसली लिया है, तो अभी भी आपके पास में टाइम है पूरा 60 डेज़ का, आप कैसे इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, हम इन सारी चीज़ों पर एक एक करके बातें करेंगे। अब आपको बड़े ही ध्यान से एक पेपर और पेन ले लेना और उसे अपने साथ में लेके बैठना और सारी चीज़ों को नोट करते जाना, समझते जाना, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपना अगर चैप्टर वाइज देख लेंगे हम कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम हर चीज़ को देखेंगे, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। अगर आप कहीं ऐसे सोच रहे हो कि ये कोई 10-12 मिनट की वीडियो है, इसको मैं फटाफट से देख लेता हूँ, तो ऐसा मत करना। आप कहीं शांत जगह बैठें और अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप पेपर पेन लेके बैठो और उसमें नोट डाउन करते जाओ सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना, जो आपने नहीं पढ़े या फिर कहीं ना कहीं आपसे छूट गए, क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले मैं आपसे एडवांस मैथ की बात कर लेता हूँ, ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री में क्या होता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता है हम कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करें और कहाँ पर चीज़ों को, मतलब कहाँ से एक उसके पास में कोई फॉर्मेट नहीं है कि हमें ये सही सारी चीज़ें कर लेनी। तो बड़े ही ध्यान से समझना और आप इसे नोट करते जाना अगर आपने कोई चीज़ छोड़ रखी है, फिर कोई पॉइंट छोड़ रखा है, ठीक है ना। तो देखो आपको ज्योमेट्री करने का तरीका कैसे करना है, मैंने आपको याद है क्या जीके में आपको माइंड मैप वाली फॉर्मेट बताई थी, आपको चीज़ों को माइंड मैप में कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज करने के लिए आपको कैसे माइंड मैप का यूज़ करना है और किसी भी अगर आप चीज़ को प्लान करते हो तो कैसे उसका यूज़ करना होता है, ठीक
ठीक है। तो जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यह हो गया आपका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में हम ज्योमेट्री को डिवाइड कर सकते हैं मोटा मोटा, है ना। जैसे अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपके ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ट्राइंगल्स के बारे में हर चीज़ हो जाएगी, जैसे कि लेट से ट्राइंगल्स के सारे टाइप हो जाएंगे, ठीक है ना। उनका जो भी क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ देयर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल के हिसाब से उनका जो भी क्लासिफिकेशन बन रहा है, या फिर उनका साइड्स के हिसाब से जो भी क्लासिफिकेशन बन रहा है ना। अब एंगल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा। अच्छा, अब ट्राइंगल के बारे में आपको बेसिक भी बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल याद करके रखनी है, जैसे कि ए प्लस बी का आपको यूज़ आना चाहिए कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है। जो ट्रायंगल की दो तीन साइड्स होती हैं ना, उनमें किन्हीं दो साइड का सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा, तभी आपका ट्रायंगल बन रहा होता है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू एंगल देन उनका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, अब आप जरा मुझे एक बात बताओ कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है। इसमें अगर मैं बोलूँ सी स्क्वायर आपकी सबसे बड़ी साइड है और ए और बी उसके बाद इसके अलावा दो साइड हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या रिलेशन होता है, जैसे लेट से अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किस केस में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होता है सी स्क्वायर से, किस केस में आपका ये छोटा होता है सी स्क्वायर से, और किस केस में ये इक्वल होता है सी स्क्वायर की, ठीक है ना। ये आप मुझे बताएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताना। और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसके अलावा आपका साइड के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन बनता है, जैसे कि लेट से मैं आपका बोलूँ, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, एक होता है फिर आपका आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, और फिर एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये तीनों चीज़ें हो गई, ये तीनों हो गए, तो इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हर चीज़ देख लेनी है। जैसे कि इसमें आपका इन सेंटर बनता है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, कहाँ कहाँ इसके इन सेंटर, सरकम सेंटर, और कहाँ इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, सरकम रेडियस आपका इन रेडियस का कितने टाइम्स होता है या फिर कितना गुना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी होती है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करके पढ़ो। नोट्स अगर बनाने हैं तो अरेंज करके बनाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हर चीज़ होनी चाहिए आपके नोट्स में, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपका आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल में आपका कैसे कौन कौन सी दो साइड इक्वल होती हैं, कैसे इसमें आपकी हाइट निकल रही होती है, कैसे फिर इसका एरिया निकलता है, और आपको ना ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में कवर कर लेनी है। समझ रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आपकी इन रेडियस कैसे निकलती है, सरकम रेडियस कैसे निकलती है, कहाँ आपके पॉइंट मिल रहे होते हैं, कहाँ दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है आपका सेंट्रोइड और फिर आपका सरकम सेंटर या फिर इन सेंटर के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद में आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका कौन सा कैसा रिलेशन आ रहा है, सारी की सारी चीज़ें। अब लेट से मैं आपसे बोलूँ, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें आपका ये क्या है, ये है आपका, एक वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब ये है आपका, लेट से मैं बोल देता हूँ यहाँ पर मीडियन, ठीक है। तो इस मीडियन की वैल्यू कितनी होगी जरा मुझे बताना। ये आपका हाइपोटेनस एच है, तो इस मीडियन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ जरा मुझे। आपको इस तरीके से कि सारी की सारी चीज़ें जो भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में आती हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन दो, ये जो आपका पहला सेक्शन निकल रहा है ट्रायंगल्स वाला, इसमें आपको सारा का सारा पढ़ लेना है। और आई थिंक आपका एक पेज के अंदर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लोगे, तो आपका एक पेज के अंदर पूरा का पूरा ट्रायंगल कवर हो जाएगा ओनली वन पेज में। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, मैं आपसे कैसे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद में आपका कोसाइन रूल हो गया, साइन रूल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। कोसाइन फॉर्मूला का हम यूज़ कैसे करेंगे एंगल्स वाले में, तो ये सारा आपको एक बार में ही कवर कर लेना है। जितनी भी थ्योरम्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको हटा दूँ क्या ज़रा सा। हाँ भाई, ये तो आपको पता ही है, ज्योग्राफी की मैं फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, ट्रायंगल्स के अंदर फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे थ्योरम्स हो गई आपकी, ये क्या, जैसे कि लेट से अगर मैं बोलूँ आपका ये एंगल क्या है, थीटा है। इसके बाद में आपका एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। ये है आपका कौन सा, एक्सटर्नल एंगल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर को बढ़ा देता हूँ और इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को बढ़ा देता हूँ, ये दोनों क्या एंगल बाइसेक्टर हैं। अब ये दोनों बढ़ के जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा बताओ जरा मुझे, कितना होता है भाई, थीटा बाई टू होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जितनी भी निकल के आए, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब जैसे सिमिलरिटी, अब देखो आगे बताता हूँ आपको, धीरे धीरे करके बताऊँगा, ये सारी की सारी आप थ्योरम्स कर लोगे ना। अब इस तरीके से आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला पार्ट, जैसे में क्या बताया, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, अपन ने ट्राइंगल्स का कर लिया, ठीक है। ट्राइंगल्स अपने यहाँ पर क्या हो गए, खत्म हो गए। दूसरा वाला आपको क्या करना है, सिमिलरिटी इसमें कर लेनी है, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है।
सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सिमिलरिटी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आना तो पक्का है। अगर आपको सीएचएसएल के लिए पढ़ना है तो सबसे पहले आप ये वाला सेक्शन ही करना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला, और फिर आपका ये सेंटर्स वाला। इसमें ही आप अपने सेंटर्स को इंक्लूड कर लो, और इसमें जो इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, है ना आपका, ये सारी की सारी चीज़ें, सरकम रेडियस कैसे बनती है, इन रेडियस कैसे बनती है, क्या क्या रिलेशन बन रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपका एंगल कितना निकल के आता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी में देख लेनी है। आपका जो सेकंड वाला सेक्शन निकल के आएगा सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का, और इसमें आपको थ्योरम्स भी देख लेनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, मैंने इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, और क्या होगा, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू मैं बोलूँ एक्स है, तो इसकी जो साइड की वैल्यू होगी वो x/2 हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी थ्योरम्स आपकी इस वाले सेकंड सेक्शन में कवर हो जाएंगी। बात को समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको इतना डिटेल्ड बता रहा हूँ क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज आई हैं उसमें ज्योमेट्री की मतलब बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा कैसे करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके चलूँगा। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, थर्ड वाला सेक्शन हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल सारे के सारे, और उसमें आपका पॉलीगन्स के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अभी मैं बता दूंगा क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो क्लियर है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आपका बात कर लूँ तो इन दो पॉइंट में आपका क्या क्या कवर हो गया, इक्विलैटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, स्केलिन, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज भी हो गया, और जो भी अदर ट्रायंगल्स क्या हैं, अदर ट्रायंगल कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये बस आपके पास इतने ही ट्रायंगल्स मेन है, अदर ट्रायंगल क्या ही है। इसके बाद में आपका सिमिलर ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, ये सारा आपका मामला खत्म हो गया है। या इसके अलावा आपका, हाँ ये हो गया ऑल सेंटर्स का हो गया, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सर्कल और सरकम सर्कल, ये सारी चीज़ें आपकी दो पॉइंट में ख़त्म हो गई हैं। अब देखो तीसरे वाले पॉइंट में क्या आएगा आपका, जो ज्योमेट्री मैंने बताया ना, आपका तीसरा जो भाग हमने 3 भागों में डिवाइड करना था, तो जो आपका तीसरा पार्ट होगा ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन को करेंगे। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आ जाएगा, बड़े ही ध्यान से समझना। इसमें आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल में, है ना, जिसकी भी 4 भुजाएं हैं, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से कर लेनी है, और आपका एक ट्रपेजियम, ठीक है, ट्रपेजियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है आपके ट्रपेजियम से, समझ रहे हो बात को। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ने की कोशिश तो करना मत, क्लियर है। तो अब देखो कैसे करना है आपको, इन चारों को किस तरीके से करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसी में आप क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में ही मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बता दिए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, पॉलीगन को भी थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको और करके पढ़ेंगे। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आपको इसी में करना है, ट्रपेजियम एंड रोम्बस, ठीक है ना। इतने पॉइंट आपको इसमें कर लेने हैं, किसमें, क्वाड्रिलेटरल्स में। अब देखो इसमें आपको कैसे कैसे करना होगा, बड़े ही ध्यान से समझना। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पैरेललोग्राम है, मैंने आपके क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला पॉइंट उठा लिया पैरेललोग्राम, तो आपको पैरेललोग्राम के बारे में हर चीज़ देखनी है कि इसका एरिया कितना होता है। ये आपका अगर पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसकी अगर मैं क्या करूँ, इसके मैं ये आपका क्या है, एक क्या है आपका ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसके मैं एंगल बाइसेक्टर्स को क्या करूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपके एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स आपके आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जहाँ पर आपका एक छोटा सा फिगर बना देते हैं, एक दूसरे को मिल करके इंटरसेक्ट करके एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, तो ये फिगर क्या होता है, आपका एक रेक्टेंगल होता है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ, हर चीज़ आपकी यहाँ पर नोट हो जानी चाहिए। जैसे कि हर जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, उस वो क्या होता है, जैसे कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो इसमें ये आपका एक डायगोनल हो गया, इस डायगोनल से ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ये क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का जैसे लेट्स से, अब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसकी वैल्यू, इसका जो एरिया होगा कितना होगा, हाफ होगा पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। और ये जो दो ट्रायंगल का सम होगा वो भी हाफ होगा पैरेललोग्राम का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हर एस्पेक्ट देखना है पैरेललोग्राम्स का, बात समझ पा रहे हैं क्या। हाँ भाई, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ तो एडजेसेंट, जो आपके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी जो वैल्यू का सम होगा वो कितना होता है पैरेललोग्राम की, 180 डिग्री होता है। तो हर चीज़, बात समझ पा रहे हैं क्या, ये आपका हर किसी में आपको एक एक चीज़ उसमें पता होनी चाहिए, क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो आपको उसमें हर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। बात मेरी समझने की आप कोशिश कर पा रहे हैं क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्या करना होगा, रेक्टेंगल भी देख लेना होगा,
ठीक है ना। रेक्टेंगल देख लो, पैरेललोग्राम हो गया आपका। और इसके अलावा आपका क्वाड्रिलेटरल में कैसे 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 होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी क्वाड्रिलेटरल में, ये लेट से आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें आपका ये डायगोनल क्या हुए, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट लेट से आपका कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर मिलने के बाद में ये जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो 90 डिग्री पर करें, इनके बीच में एंगल कितना बन जाए भाई, 90 डिग्री का बन जाए। तो इस केस में क्या होता है, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड होता है ना, जैसे कि लेट से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला स्क्वायर, ये अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ ABCD, तो AB² प्लस का DC², AB² प्लस का DC² क्या हो जाएगा आपका, AB² प्लस का DC² इक्वल टू में कितना हो जाता है भाई, बोलो फटाफट से, BC² प्लस का AD², समझ रहे हो। तो ये हर चीज़, हर प्रकार की थ्योरम आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आप एक एक चीज़ को नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इन सब में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी पर। अगर आप CHSL का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी और आपके ये बेसिक ट्रायंगल्स के बारे में थ्योरम्स, और जो आपके सेंटर्स हैं, ठीक है ना, सेंटर्स के बारे में, इन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको बेसिक बेसिक देख लेना है सबके बारे में, और इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जरूर कर लेना। और बाकी के जो CGL 2020 वाले बच्चे हैं, वो तो मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो तो आप करते ही जाना, वो आपके लिए मस्ट है करना, समझे। अगर मार्क स्कोर, जो आपको स्कोर है वो अच्छा करना है, तो आपको इतना सा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कष्ट देना पड़ता है खुद को हर बार में, कोई बात नहीं। देखो अब ये सारी चीज़ें हुई। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या आपका निकल के आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपके में रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो कितना एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो मैंने अभी आपको कुछ सिखाया हुआ है कि अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो इनके अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। स्क्वायर हो गया, पॉलीगन्स में अभी बताता हूँ मैं। अब मैं इस पर ज़रा, ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम में आपका क्या होता है, रेगुलर ट्रेपेजियम क्या होता है, एंगल्स कैसे निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ये इस तरीके से आपको हर चीज़ देख लेनी है। रोम्बस के बारे में हर चीज़ आपको देखनी होगी, रोम्बस के बारे में डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा होता है, ठीक है ना। तो डायगोनल के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, बोलो फटाफट से, 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है ना। और जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको CHSL के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ तो आपका यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, और यहाँ पर आपका ये सिंपल सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंसेंटर, ये चारों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, तो सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखो इन सारी चीज़ों को तो। और इसके अलावा पॉलीगन्स के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलीगन्स हैं तो भाई पॉलीगन्स को छोड़ देते हैं, छोड़ने छाड़ने का काम नहीं करना है। अभी भी 60 डेज़ में आपकी चीज़ें आराम से हो सकती हैं, ठीक है ना। खैर, अब ये हो गया आपका क्लियरली। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताना है, अभी पॉलीगन्स के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। पॉलीगन के बारे में आपको क्या क्या देखना होता है, तो समझने की कोशिश करना आप ज़रा ध्यान से। लेट से हम पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पॉलीगन्स में अपने को करना क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें हमें बस सबसे पहली बात कि पॉलीगन के टाइप देख लेने, कितने कितने कौन से वाले को क्या बोलते हैं। जैसे अगर उसकी 5 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। 6 वाले को हेक्सागन बोलते हैं। 7 वाले को हेप्टागन बोलते हैं। 8 वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। 9 वाले को नोनागन बोलते हैं। 10 वाले को डेकागन बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आप बस एक बार देख लेना। और इसके अलावा आपको क्या देखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का आपको थोड़ा फॉर्मूला देख लेना है इसके अंदर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा इसका, पॉलीगन का, बोलो फटाफट से। अगर आपकी एन क्या है, साइड्स है किसी आपके पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगन की, तो इसमें जो नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो होता है आपका n-2 इंटू में 180। एन क्या है, जहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है ना। अगर आपका हेप्टागन हुआ तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर है। और आपका हर एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री बाई n होता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको बस देख के देते हुए चलने हैं। अब इसके अलावा आपका लेट से नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, n इंटू में n-3/2 होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पॉलीगन्स में देखनी होती है, ठीक है ना। सारे के सारे बेसिक देख लो बस, क्लियर है। इसके अलावा आपको क्या देखना है अब इसके बाद में आपका आता है सिंपल सर्कल एंड टेंजेंट्स टू सर्कल। आपके लिए ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, ज्योमेट्री को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया बेसिकली, है ना। 3 में नहीं 4 में कर दो तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ट्रायंगल्स हो गया, इसमें सेंटर हो गया, इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो गया, और इसमें अपना सर्कल को कंप्लीट कर लिया हमने। इस तरीके से 4 सेक्शन में आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो सर्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार देख लेते हैं।
देखो भाई, सर्कल्स को हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप सर्कल को अलग से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट में आप क्या करो, इसमें सर्कल की जितनी भी बेसिक थ्योरम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज निकल के आते हैं, वो सारे के सारे कर लो। और दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके टेंजेंट वाले जितने भी केसेस हैं, टेंजेंट में आपकी जितने भी केसेस बनते हैं, जितनी भी टेंजेंट की वैल्यू निकालनी होती है, और टेंजेंट से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ को इस वाले जो आपका पार्ट होगा इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम, जैसे कि आपको थ्योरम क्या क्या करनी है। अब ये सर्कल हो गया, कोई लेट से अपना एक सर्कल है, तो उसमें मैं क्या बोलूँ, ये दोनों क्या है, सीकेंट है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी सीकेंट जा रही होती हैं, तो जैसे इसके बीच में अब क्या रिलेशन आएगा, ये अगर मैं बोल दूँ ए है, ये बोल दूँ बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये ई है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, फटाफट से बोलो जरा मुझे। क्या हो जाएगा कि ई ए इंटू में ई बी इक्वल टू में क्या होता है अपना ई सी इंटू में ई डी, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी रिलेशन निकल के आते हैं, या फिर अगर मैं बोल दूँ आपका इस तरीके से कि एक आपकी सीकेंट जा रही है, ये आपकी एक सीकेंट चली गई, और यहाँ से एक टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। ये आपका टेंजेंट हो गया, ये सीकेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अब लेट से अगर ये पी है, ये टी है, और ये क्या है अपना बी पॉइंट है, और ये अपना ए पॉइंट है, तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू में पी ए इंटू में पी बी। इनके ही ऊपर आपके दसियों बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके इन्हीं दोनों के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपकी बहुत सारी थ्योरम्स है जिनका यूँ हमारा एंगल निकालने में, ठीक है ना। सर्कल के बीच में लेट से अगर मैं बोलूँ ये आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। ये कॉर्ड आपकी यहाँ पर ये क्या सर्कमफ्रेंस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यही कॉर्ड आपकी अगर यहाँ पर मैं बोलूँ ये सेंटर ओ है, तो इस सेंटर ओ पर कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा बना देगी, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, ध्यान करके। जैसे अगर मैं बोलूँ ये आपका क्या एक सर्कल है, अब इसमें क्या है कि आपका ये दो कॉर्ड है, ये आपकी कॉर्ड है ए बी, और ये है कोई कॉर्ड सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका सेंटर लेट से ओ है, तो इस सेंटर से मैं जो भी रेडियस डालूंगा, तो वो रेडियस क्या करेगी, आपकी कॉर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देगी। अगर मैं ऊपर डालता हूँ तो ऊपर भी दो भागों में डिवाइड कर देगी, और 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है ना, रेडियस। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे इसमें प्रॉपर्टी में कि ये लेट से आपकी कोई कॉर्ड है, और यहाँ पर कोई कॉर्ड है, ये दोनों कोई कॉर्ड है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, सेंटर से ये दोनों को मिला दिया, मैंने एक ट्रायंगल ट्रायंगल बना दिया, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना दिया। तो इसमें आपका ये वाला जो एंगल है लेट से थीटा है, और ये वाला एंगल आपका कितना है, ये आपका अल्फ़ा है। तो थीटा और अल्फ़ा अगर इक्वल होंगे, तो ये जो आपकी कॉर्ड बन रही है ना, ये लेट से आपकी सी डी कॉर्ड है या आपकी ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड भी सी डी के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कर लेनी है। इसके अलावा आपको टेंजेंट वाली कर लेनी है, जैसे कि कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। आपका कॉमन टेंजेंट हो जाती है, ये आपकी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। जैसे लेट से एक टेंजेंट है जो कि इस सर्कल पर भी जा रही है, इस सर्कल पर भी जा रही है, तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालें। अब अपना दो सर्कल ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनके बीच में कॉमन टेंजेंट कैसे जा सकती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको इस तरीके से देखते हुए चलनी है। और आपको इस तरीके से जब आप सारे की सारी चीज़ें कवर कर लोगे ना, तो ज्योमेट्री में अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरे तरीके से आप तैयार हो, सी एच एस एल क्या ही, आप सी जी एल के लिए भी तैयार हो। सी एच एस एल वाले बच्चे क्या करेंगे, मैंने जो जो टॉपिक आपको बताए हुए हैं वो आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए वो आने तो मस्ट हैं। क्या क्या करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है ना। तो उनको आप नोट डाउन कर लो और उनको करना शुरू कर दो, अगर आपका उसमें से कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। उनको आप फटाफट से 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा कवर कर डालो। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा के नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल आपको क्या करना है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थ्योरम जो भी हैं वो सारी रिवाइज कर लेनी, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का भी बताते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए अगले पर आते हैं भाई, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। ज्योमेट्री को मैंने पूरा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। स्ट्रेटेजी तो बता दी, अब सर समझ ही नहीं आ रहा ज्योमेट्री को हम शुरू कैसे करें, बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजी सुनने के बाद भी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पूरा खोल के बता दिया है, जिन बच्चों को भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो मेंसुरेशन आपको क्या करना है, मेंसुरेशन में आपको बेसिकली आपको मैंने यहाँ पर 4-6 सेक्शन दिखा दिया, ठीक है ना। अब 6 सेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि पहले सेक्शन में आपको क्या करना है, 2D वाले जितने भी फिगर हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो 2D वाले फिगर होते कौन कौन से हैं। आपके फिगर हो जाएंगे यहाँ पर, ट्रायंगल हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया, पॉलीगन हो गया, ठीक है ना। पॉलीगन तो आपका क्वाड्रिलेटरल के अलावा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया। जैसे ये देखो आपका यहाँ पर रेक्टेंगल भी हो जाता है, स्क्वायर भी हो जाता है, रोम्बस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे फिगर हो जाएंगे। इसके बाद में आपका सर्कल हो गया, और ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये आपके किस में जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल में ही जाएंगे, ठीक है ना। अब ये ट्रेपेजियम हो गया, और ठीक है ना। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे फिगर के आपको करने क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको इनके बारे में बेसिक फॉर्मूलेज देख लेने हैं। और क्योंकि आप इनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें ज्योमेट्री में ही पढ़ चुके हैं, और मैं तो बोलता हूँ ज्योमेट्री करते टाइम ही ना, जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था एक माइंड मैप वाला, उसमें ही आप इनके स्क्वायर भी लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या। स्क्वायर लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ईजी आपके लिए जी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इनके बारे में फिर आपसे पूछा जाता है कि इनका एरिया क्या है, ठीक है ना।
और आपका परसेंटेज हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर देखना है आपको इनका, ठीक है ना। 2D फिगर है तो उनका एरिया और पैरामीटर ही होगा, वॉल्यूम तो होगा नहीं 2D वालों का, क्लियर है। इसके अलावा उनमें आपको कैसे कॉस्ट लगानी है, परसेंटेज क्या है, क्वांटिटी निकालनी होती है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल के आसपास मैंने क्या किया, एक रोड बना दिया, तो उसका एरिया बता दो उस रोड का, तो मुझे उस तरीके से चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल को डाल देता हूँ तो उसमें आपको एरिया का रेशियो निकालने को बोल दूँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा फिर आता है आपका क्या, तो 3D फिगर आ जाता है। 3D फिगर की अगर मैं बात करूँ, आपको इन सारे फिगर के बारे में बेसिक समझ लेना है। क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, इनके बारे में तो आपको मस्ट है देखना, ठीक है ना। क्यूब और क्यूबाइड के बारे में क्या इनका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। सिलेंडर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे फिगर को तो देख ही जाना। सिलेंडर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, बहुत ज़्यादा मस्ट है इसके लिए, और ज़्यादा है ही नहीं उसमें। मुश्किल से 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं आपके हर फिगर के ऊपर, तो वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और आप में से बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगा। और अब ये जो प्रिज्म है, पिरामिड है, और इसमें आपका क्या आ जाता है, फ्रस्टम भी आ जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इनका आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट देखना है, इनके बीच में क्या रिलेशंस आ रहे होते हैं, हाइट के बीच में और आपका रेडियस के बीच में। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रा गौर से देख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ रट्टे मत मारना है इसमें, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे रट्टे बैठाने की कोशिश करते हैं, आप बस आपको करना क्या, एक दिन बैठ के फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड इनका बेसिक समझ लेना है। बेसिकली जो भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भी अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिक्स वगैरह देख लेंगे फ्रस्टम के और प्रिज्म के और पिरामिड के, बस, ठीक है ना। आपको बस ये फिगर्स देख लेने और कुछ नहीं करना मेंसुरेशन में। इसके अलावा आपका क्या होता है, इनके वॉल्यूम का देख लेना, एरिया देख लेना, 3D फिगर है तो, 2D है तो एरिया और पैरामीटर देख लेना। इसके अलावा आपका परसेंटेज क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेवलिंग कर देता हूँ, तो लेवलिंग में मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है तो कितना मुझे वहाँ पर क्वांटिटी लगानी पड़ेगी ना, ऐसे पैसे के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कितनी मुझे लेट से शीट लगानी है, ठीक है ना। तो कितनी शीट लग जाएगी मेरी उसमें, अगर मुझे सर्कुलर होल छोड़ना है कोई, लेट से मैं वो क्यूबाइडल टैंक है उसमें मुझे ऊपर क्या करना है, आपका सर्कुलर जो एक होल है वो ओपनिंग छोड़ देनी है, इसके अलावा कितना मेरा वहाँ पर शीट यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वांटिटी वाले क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मेंसुरेशन के बारे में सारे बच्चों को, क्या समझ में आ गया ना। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। ये तो मैं आपके सारे के सारे अभी क्या कर रहा हूँ, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा, हर चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 60 डेज़ में आपको इस तरीके से करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से। तो देखो अभी मेंसुरेशन हो गया, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, जो ये मैंने मेंसुरेशन बताया है ये आपके सारे बच्चों को करना है, ठीक है ना। चीज़ें CHSL के लिए भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका ये बहुत जल्दी हो जाता है सेक्शन, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के लिए भी बताता हूँ अभी क्या करना है, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। अब ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी आपको CHSL का एग्ज़ाम देना है जिन बच्चों को, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये कर लेना है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी तो देख ही लेना, बेसिक इक्वेशंस देख लेना, उनके ऊपर क्या क्या रिलेशन आते हैं वो भी देख लेना। इसके अलावा आपको कैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, उसमें क्या आपको थीटा की वैल्यू कैसे रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बोलूँगा, आप जितने भी पेपर हुए हैं ना अभी 2019 वाले, CPO के पेपर्स हुए हैं, इसके अलावा 2019 के, और आपको CGL 2019 भी हुआ है, और आपको CGL 2018, ये सारे के सारे पेपर्स करने हैं। और जो मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ वो तो आप ज़रूर देखना। तो उस तरीके से आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री आजकल आपकी आगे इस तरीके की रही है, ठीक है ना। तो आपको ये कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज़ आपको सारी कर लेनी है, और इक्वेशंस, ठीक है ना। ये काम आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले करना है। इसके अलावा जो और भी बच्चे हैं CGL 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो देखो इसके अलावा आप ये कर सकते हो, पूरे के पूरे ये आने के चांसेस आपके बाद में रहते हैं, तो क्यों कोई चीज़ छोड़नी है हमें। अगर टाइम रहता है तो बाद में हम आएंगे इनके ऊपर, लेकिन आपके लिए मस्ट क्या है, इसमें आपको ये वाला सेक्शन करना मस्ट है, क्लियर है। इसके में आपको क्या कर लेना है, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स हो गया, ठीक है ना। रेडियन को एंगल डिग्री में मेज़र करना है, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो मेजरमेंट होता है वो भी आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, क्या क्या इसके बीच में रिलेशन बनते हैं, ठीक है ना। छोटा सा कुछ नहीं होता है इसमें, आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर भी होगी ये चीज़, ये आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ देख लेना, इनके बीच में क्या इक्वेशन बनती है, कुछ आपके फिक्स पैटर्न होते हैं वो जाके आप देख लेना, 4-5 आपके फिक्स पैटर्न निकल के आ रहे होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी, जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, जितने भी आइडेंटिटी के ऊपर रिलेशन आ रहे हैं आपके, वो सारे के सारे आपको देख लेने हैं। आई बात समझ में क्लियर है, जो भी आपके पास बेसिक नोट्स हो, जो भी आपके पास हो उससे देख लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देंगे सर, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो अपना 4th नंबर का
रहेगा एल्जेब्रा, ठीक है ना। तो अब देखो एल्जेब्रा में आजकल कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली आपके ना एक दो टाइप पर ही लगातार आपके 2018 का जो सीजीएल हुआ था उसमें भी आपका सेम टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और 2019 का जो सीजीएल हुआ उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और यहाँ तक कि आपका जो 2018 वाला सीएचएसएल है जो आपका अभी हुआ था 2019 में, उसमें भी आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सेम टाइप के, जो आपकी किस पर डिपेंडेंट है, सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर डिपेंड है, या फिर आप बोल दो कुछ भी इक्वेशन बना देंगे आपकी अलजेब्रा की तो उस इक्वेशन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इनसे हट के क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, और जो पहले आया करते थे आपके मोस्टली जहाँ पर हम ए बी सी की कुछ वैल्यू डाला करते थे, है ना, ए बी सी की सपोज करके लेट से सी को मैं -2 बोल दूँ, सी को 1 बोल दूँ, ए को 1 बोल दूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और अगर आ भी रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपके मेनली प्रीवैलेंट है वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ ए प्लस बी प्लस सी दे रखा होता है, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर दे रखा होता है। तो उनके लिए मैंने आपको स्पेशली क्लासेस लगा रखी है ना आपकी, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ अभी आपको सीएचएसएल का, तो उसमें आप जाके देखना, उसमें जो भी आपके मेन इंपॉर्टेंट अलग से निकल के आते हैं एल्जेब्रा के, वो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और आपको एल्जेब्रा में बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपसे x+1/x से आपको बनाना आना चाहिए x⁵ + 1/x 1/x⁵ तक, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको बनानी आनी चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी, और ये नहीं है कि आप बैठ के आराम से मज़े में लगाते जा रहे हो, आपको जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है इन सारी चीज़ों की, जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। तो जो आपका और सीएचएसएल का क्रैश कोर्स चल रहा है वो जाके जरूर देखा करो, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वैसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पेपर में, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो आपका ये तो हो गया कैलकुलेशन वाली चीज़, जो आपका x+1/x वाली चीज़ होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर, वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेने हैं, सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपको कर लेनी है। और जो सबसे ज़्यादा आजकल पूछी जा रही है आपकी आइडेंटिटी, वो है a+b+c, a³ + b³ + c³ यहाँ पर आपका -3abc। अब जरा मुझे बताओ आप इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है इक्वल टू में, फटाफट से बताएंगे मुझे। और इसकी कितनी फॉर्म होती है, इसकी ना बेसिकली आपकी 4 से 5 फॉर्म होती हैं, जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है a+b+c इंटू में क्या हो जाएगा आपका a+b+c का होल स्क्वायर, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ab+bc+c, और ये आपका पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ ab+bc+c है, ठीक है ना। सुन लिया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपको सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद करके रखनी है, समझ गए, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेन आइडेंटिटी आ रही है आपकी, ये इस आइडेंटिटी पे आपका एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही हर सेट में, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद कर लेना, ठीक है, और a³ - b³ वाली सारी आइडेंटिटी याद कर लेना। क्लियर है, a³ - b³ हो गया, a³ + b³ हो गया, तो इन सब के आइडेंटिटीज़ भी आपको सारी याद करके रखनी है। तो अलजेब्रा में बस आपको इतना सा कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, जो आपको कोर्स कराया जा रहा है उससे आपका पूरा अलजेब्रा कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता है कि नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड है, तो लेटेस्ट ट्रेंड में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स से, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके आजकल 70% क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से आ रहे हैं भाई, डिविजिबिलिटी रूल्स से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप करना चाहो तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कर लेंगे सारे लोग, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम भी कर लेंगे, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कर लेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कर लेना। और इसके अलावा आप क्या करना कि जो आपका फैक्टर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो गया, या फिर आपको फैक्टर्स कौन कहाँ से निकालने होते हैं, कहाँ से कैसे कैसे, है ना, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स वाला भी आपको कॉन्सेप्ट कर लेना है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, सम ऑफ़ फैक्टर्स हो गया, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, इन सबको भी आप कर लेना। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम से आजकल तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जैसे कंपैरिजन हो गया कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो इनके ऊपर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ आ रहे हैं, तो जो भी है जाके आप जो है देख सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन आपको सबसे पहले क्या कवर कर लेना है, सीजीएल वाले बच्चों को, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को पूरा कवर कर लेना है। आई बात समझ में, 11 का हो गया, 9 का हो गया, 8 का हो गया, ये आपके सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 72 का पूछ लिया जाएगा आपसे, 88 का पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इनको आप कवर कर लेना अच्छे से। और इनकी प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ, वो जो सेट मैं जितने भी कराऊंगा ना पेपर तक, मैं आपको सीएचएसएल क्रैश कोर्स के जितने भी सेट करा दूँ, आप उन सारे के सारे सेट्स को ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उनमें कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हम आपको क्या करेंगे, सीएचएसएल के 2018 वाले प्रीवियस ईयर पेपर भी कराने आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे कुछ दिनों के बाद से, तो वो भी आप जाके ज़रूर देख लेना, फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पर। आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या करना है। फिर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कर लेना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कर लेना इसी में, ठीक है ना। जो आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी कर लेना इसमें। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन तो आप कर ही लोगे, है ना।
और रिमाइंडर थ्योरम कर लेना, इसके अलावा फैक्टर्स बता ही दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर लो नंबर सिस्टम में। इसके अलावा इसी का एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, इसे हमने अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे रखा है, लेकिन ये होता क्या है आपका बेसिकली नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में आपको देख लेना है कि कैसे कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। रेशनलाइजेशन का मेथड हो गया, रूट्स हो गए, आपके रूट्स कैसे निकालने हैं। कोई भी अगर आपका रेशनल नंबर आ जाता है, लेट्स से मैं आपसे बोलूँ 7+2√5 का आपको रूट निकालना है, कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के आपको रूट निकालने आने चाहिए। इसके बाद में अपना क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ के जो बेसिक रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, क्लियर है। तो अगर किसी नंबर का रेशियो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो मैं नंबर को कैसे निकालूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, फ्रैक्शंस का कैसे निकालना है ना। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालना है, तो बेसिक चीज़ें हैं। आपको इन सारे मेथड्स को भी देख लेना है। बात को समझ पा रहे हैं क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट कर लेना। इन सारे मेथड्स को भी देखना है। इसके अलावा आपका पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स हो गए, जो बेसिक हैं वो आप देख लेना। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं आपके पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स से, लेकिन तब भी अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनको आप सारी चीज़ों कवर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप और भी एग्जाम देते हो उसमें भी आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, ये आप जरूर पढ़ लेना। लेकिन जो CHSL वाले बच्चे हैं वो थोड़ा फोकस आप LCM SCF पे कर लेना, ठीक है ना। कि अगर आपका रोटेशन हो रहा है, कोई चक्कर लगाए जा रहे हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उसमें हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना। और अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो मैं किस केस में निकाल रहा होता हूँ, उसके क्या क्या मेरे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना, सिंप्लीफिकेशन देख लेना। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कैलकुलेशन के लिए ना जितने भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो कैलकुलेशन आप देखो, एक बात, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। आप क्या करो, डेली सुबह में उठ के 20 to 30 मिनट्स दो, और आप क्या करो, एक नोटबुक उठाओ अपनी, जो भी हो आपकी नोटबुक, उसमें आप लिख लो लेट्स से 336 इंटू में 445, ठीक है ना। करो इसका मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप लिख लो 39364 इसमें डिवाइड किससे करना है मुझे, 55 से करना है, करो इसका डिवाइड, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप करते रहोगे ना धीरे धीरे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 20 मिनट्स खुद से ही कुछ नंबर बना के अपनी कैलकुलेशन करते जाना है। जैसे मैं बोलूँ 93748 माइनस कर दो आप इससे 8234, क्लियर है। इससे आप ऐसे करते जाओ माइनस, और बाद में अपने कैलकुलेटर चेक कर लिया करो कि आंसर मेरा करेक्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो जब आप डेली इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, 30 याद कर लेना है, 30 तक के स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, और इसके अलावा टेबल्स हो गई, और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कर लेने हैं। क्या कर लेना है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ना, वो सारे आपको याद करके रखने हैं, क्लियर है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है ना। इतना काम कर लेना है। अब अगला टॉपिक देखो अपना क्या आता है, टॉपिक नंबर 7 अपना आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या करना है आपके, बेसिकली ना परसेंटेज में आपके फिक्स टाइप है, मुश्किल से आपके 7 से 8 टाइप हैं फिक्स, जो कि आपको करने होते हैं। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ। बच्चे ना पूछते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा टाइप कौन से हैं, तो मैं आपको टाइप्स भी दिखा देता हूँ, देखते जाओ। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो कुछ भी बड़े आराम से चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ, और जहाँ नोट करना है उनसे नोट जरूर कर लेना। जब तक आप चीज़ को हाथ से निकालोगे नहीं ना, तब तक आपके दिमाग में ना वो चीज़ छपेगी नहीं। बात समझ पा रहे हो, हाथ से आपके वो दिमाग पर जाती है, इस बात को समझो, ठीक है ना। खैर देखो, ये आप देखते हैं ज़रा कौन कौन से टाइप है अपने पास। तो देखो भाई, सबसे पहला टाइप होता है आपका क्वेश्चन, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। जैसे कि लेट्स से कि आपको 16 राइट 2/3 का जो आपको रेशियो होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपकी फ्रैक्शंस हैं उनका आपको रेशियो पता होना चाहिए। एंड वो रेशियो कैसे पता होगा, आपके रटने से नहीं आएगा। जब आप अपने आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें वो माइंड में रिटेन होती जाएंगी। मैथमेटिक्स सारा आपका प्रैक्टिस का खेल है, इसमें याद कुछ नहीं करना होता। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप फॉर्मूलेज भी याद करते हो ना, अगर आप वो फॉर्मूला लेके उससे आप 50 क्वेश्चन बना लेते हो, आपके दिमाग में अपने आप रह जाता है फॉर्मूला, समझ रहे हो बात को। खैर अब देखो, अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं अपने। पहला टाइप आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर आपका ए कोई नंबर है, ठीक है, वो लेस या कुछ ज़्यादा है, जो भी है बी से कुछ m परसेंटेज ज़्यादा है लेट से, तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी कितना ज़्यादा या कम है ए से, है ना। तो आपसे इस तरीके का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है परसेंटेज में, ये वाला एक टाइप हो जाता है। फिर अगला टाइप आता है आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी, वेजेस, है ना। आपको पता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आता है। इनकम इक्वल टू में क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन आ ही रहा होता है आपका। तो इतना जो आपका बेसिक सा टाइप है, ये भी आपको देख लेना है। इस टाइप के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सारे टाइप्स क्यों बता रहा हूँ आपका, अगर लेट से आपने अभी तक सारी प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आपका एक आधा टाइप छूट गया हो, तो वो आप जाके कवर कर लेना, क्योंकि इन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर
इसके अलावा आपका एक होता है जो क्वेश्चन आपका रेशियो पर बेस होता है, वही बात है कि आपको सारी जो है इसमें आपका कुछ नहीं होगा, जो आपका परसेंटेज होगा वो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सी परसेंटेज दे देंगे, उसका आपको रेशियो निकाल के काम करना होगा। तो वो चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, याद रख लेना, ठीक है ना। और रेशियो में यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, सक्सेसिव वाला मेथड भी आ जाता है, तो वो भी आपको देख लेना है थोड़ा सा, क्लियर है। इसके अलावा आपका एलिगेशन और मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज की, मैंने इतना परसेंटेज मिल्क डाल दिया, इतना वाटर था, तो वो भी आपको याद कर लेना है। वाटर, दाल, चीनी जो भी है आपका परसेंटेज में, वो सब चलता रहता है मिक्सचर एलिगेशन में, कि कितना एलिगेशन लगाया, कि इस मिक्सचर में कितना हमने पानी डाला है, कितनी रम डाली है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। खैर, अब ये अपना एक फिफ्थ टाइप हो गया। अब देखो सिक्स्थ टाइप क्या है अपना, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पर बेस। अब देखो ये ना बेसिकली क्या होता है आपका, कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है अपना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन इनटू में प्राइस, यानी जितनी भी उसकी प्राइस रही होगी और जितना हम कंजम्पशन करते हैं। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या, बेसिकली आपको ये वाला टाइप याद रखना होगा कि कभी भी अगर जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो आपका प्राइस के साथ कैसा बन रहा होता है, कंजम्पशन के साथ कैसा बन रहा होता है। लेट्स से मुझे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एक्सपेंडिचर में पता है और मुझे प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पता है, तो मैं कंजम्पशन में कैसे निकालूंगा। लेट्स से यही बात आपकी प्राइस में पता है, कंजम्पशन में पता है, तो एक्सपेंडिचर में मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करके रखनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवैलेंट रहेंगे परसेंटेज में, मैं आपको ये बात बता दूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन और मार्क्स से क्वेश्चंस हो गए, ये भी आते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब परसेंटेज से आपका हर टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सारे टाइप्स आपको आने चाहिए। पूछ लेते हैं ना कि ये बच्चा अगर इतने परसेंटेज या फिर इतने मार्क्स से फेल हो गया, उसके यहाँ इतने परसेंटेज थे, तो बता दें यहाँ पर मैक्सिमम पास परसेंटेज कितनी थी, या फिर ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये वाले टाइप भी आपको कवर करने होंगे। इसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रिक्स, नेट इंक्रीज़ और नेट डिक्रीज़, है ना। बेसिकली नेट इंक्रीज़ और नेट डिक्रीज़ क्या है आपका, कि वही सक्सेसिव वाली चीज़ है ना, आपको सक्सेसिव वाला पता होना चाहिए, हम सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। खैर, अगला वाला जो अपना टाइप आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोटर्स इन एन इलेक्शन, हो ना, है ना। वोटर्स वाला इलेक्शन होता है कि एक इलेक्शन हुआ, ए आपका बी से जीत गया, कितने गुना वोटों से जीता, है ना। ये सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। इसके बाद में अगर आपके इनवैलिड वोट्स हो गए, ठीक है ना, इसमें आपके कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। इनवैलिड वोट्स हो गए, फिर कुछ हो गए आपके कि कुछ लोगों ने वोट ही नहीं डाला, फिर उनमें भी कुछ इनवैलिड निकल के आ गए, फिर उसमें कुछ ए बी से जीतता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। इसके अलावा आपका पॉपुलेशन पर आ जाता है, डिप्रिसिएशन पर आ जाता है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सीआई वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। कौन सा, सीआई वाला, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ 2 साल में आपका इतना डिक्रीज़ हो रहा है 10% का, तो रेशियो कैसा बनेगा, 10 का स्क्वायर इस टू 11 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम क्या है 2 साल का है, तो स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपको ये वाला टाइप भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, सारे टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड एक्सेडिंग प्राइसेस, यानी कि आपका क्या हुआ, आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप कितनी चीनी का यूज़ करोगे, कितनी आप टी लेके आ रहे हो, कितनी टी आप यूज़ करोगे, है ना। आपकी प्राइस बढ़ गई है, कम हो गई है, उसके हिसाब से आपको इतनी ज़्यादा टी मिल गई है, तो बताएं पहले की प्राइस क्या थी या फिर न्यू प्राइस क्या है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पूरे अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपके मेन क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो भी आपके मेन क्वेश्चन बन रहे होते हैं, मैंने आपको सारे टाइप दिखा दिए। दिखाने का मतलब यही है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको बस थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा कि हाँ भाई जोश भर दूंगा आपके अंदर कि अब जाओ बैठो। तो मेरा हमेशा मानना है कि मैं आपको हर चीज़ थोड़ी सी दिखा के चलूँ, क्योंकि हर बच्चे को मतलब, ठीक है मैं मानता हूँ कि आप में से कुछ बच्चों को आता होगा, सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर पता नहीं इर्रेलेवेंट चीज़ों के पीछे बंधे पड़े हैं। उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में आना क्या क्या है, बस लगे पड़े हुए हैं। कोई भी मतलब कोई कुछ भी सिखा रहा है आजकल। खैर, छोड़ते हैं इस बात को। मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब पर प्रेज़ेंट नहीं हैं, वो मुझे पता है और स्टूडेंट को क्या ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो इनिशिएटिव है हमारा पसंद आ रहा होगा, कि हम कहीं न कहीं आपको बस रेलेवेंट कंटेंट ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या-क्या दिक्कत फेस करने को मिलती है और हमें क्या य मिल रहा है नेट पर, और क्या हमें हमारे साथ थोड़ा-सा गेम भी खेला जा रहा है ना। तो खैर छोड़ते हैं, बिसाइड दीज़ टॉक्स हम क्या करेंगे, अपना फ़ोकस करते हैं अगले वाले टॉपिक पर। देखो, अब अपना अगला टॉपिक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज का सबको समझ में आ गया, इतने सारे टाइप्स आपको आने चाहिए। इन सारे टाइप्स की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत ही अच्छे से। और कहाँ से करनी है प्रैक्टिस, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, उसमें 2018 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2019 के कितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे आपको कर लेने हैं। 2018, 19 और अभी 20 में भी कुछ एग्जामिनेशन हो गए ना आपके, जैसे सीजीएल हो गया, तो इन सारे क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे के सारे टाइप आपको इन 3-4 सालों में ही मिल जाएंगे। और परसेंटेज के लिए तो मैंने भी अलग से एक वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, आपके परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, 2011 से लेके 2018 मेंस तक, है ना। 2018 का मेन आपका बेसिकली 2019 में हुआ था, तो सीजीएल मेंस के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2011 से, वो सारे के सारे परसेंटेज
परसेंटेज के मैंने उसमें कवर किए हुए हैं, जिसमें कि आपका हर टाइप कवर हो गया है, तो वो भी जाके आप ज़रूर देखना, है ना। ये वाला लेक्चर आप परसेंटेज का ज़रूर देख लेना, मस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या यहीं कहीं आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर टैप करना, उसमें आपको दिख जाएगा CHSL क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख लेना, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप करो, ठीक है ना। परसेंटेज का वो लेक्चर ज़रूर देखना, उसमें आपके सारे टाइप कवर हुए हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खैर, मेंस के क्वेश्चन हैं, तो मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आपके टफ तो नहीं है, लेकिन तब भी एक बार टाइप सारे कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आप बता देना अगला कौन सा चैप्टर कराना है, तो मैं आपके मेंस के वो भी क्वेश्चन उठा करा दूंगा, तो वो आपके प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, CHSL वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सारे बच्चों के लिए रहेंगे, है ना। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, मेंस में आपका ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हो। मेंस में आपका बस ये होता है, टाइम का खेल होता है, आपको वहाँ पर टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सिंपल भी देखने को मिलेंगे, मीडियम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर टाइप का हमारा क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाता है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। खैर, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या क्या कवर करने, एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे के सारे टाइप्स, है ना। ये आपके 8 टाइप हैं बेसिकली, आपके 8-9, वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको कवर करने हैं। और जो जो आपने कवर कर लिए हैं बढ़िया, जो नहीं किए हैं कवर वो अभी आप कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ CP एंड SP एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, CP के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है ना। और लॉस परसेंटेज के ऊपर हम लॉस रख देंगे, अपन में CP रखेंगे। CP के ऊपर लॉस या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को माइनस करके हम SP निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, CP से। तो ये सारी चीज़ें बेसिक से, अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन SP दिया हुआ है, अगर और मुझे प्रॉफिट इन CP निकालना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इन SP का मतलब होता है प्रॉफिट किस पर मिला है, P/SP × 100 होता है, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी मोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इनमें, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका गेन एंड लॉस परसेंटेज, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये भी आप कर लेना। और आपके कौन से हो जाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एंड इंटरचेंजिंग इट्स वैल्यूज़। यानी कि हमने क्या किया कि आर्टिकल को बेच दिया और फिर हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज़ को, तो मुझे कितना लॉस हो जाता है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि आपका SP आपने कुछ CP है, आपने उसको कुछ प्रॉफिट में बेच दिया। लेट से मैंने 100 की चीज़ 120 में बेच दिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसको इंटरचेंज कर दो, तो आपका 120 CP हो जाए, 100 SP हो जाए, तो मैं वहाँ पे आपसे पूछूँ कि अब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कितना परसेंटेज यहाँ पर लॉस हो रहा है, ये आप मुझे बता दो। तो इस केस में आपको कितना बदल जाएगा, 20/120 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी, ठीक है ना। इनसे क्या होता है, आपको कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, तो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर, इसके अलावा आपको क्वेश्चन मार्क प्राइस वाले पता होने चाहिए, डिस्काउंट वाला, है ना। जैसे कि आपको CP है, तो CP के बाद क्या होता है, आपका प्रॉफिट या लॉस लगा करके SP मिलता है। अब ये जो SP है, ये बनता किससे है, तो ये SP आपका बनता है MP से। बात को समझ पा रहे हैं। MP क्या है आपका, जो जितना भी हमने CP पर बढ़ा चढ़ा के चीज़ को बनाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। CP पर आप जितना भी मार्कअप करोगे, तो आपका वो होता है MP। और अगर आपसे मार्कअप परसेंटेज बोल दिया जाए, तो मार्कअप के नीचे आप क्या डालोगे, उसके नीचे जितना भी आपने मार्कअप किया है, तो मार्कअप के नीचे हमेशा आपको MP डालना होता है, ठीक है ना। मार्क जो अभी अप किया है आपने, क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। सॉरी, मार्कअप के नीचे हम CP डाल देंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट के नीचे हम क्या डालते हैं, हमेशा नीचे MP डालते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते रहेंगे, क्लियर है। अब क्या है, लॉस या गेन परसेंटेज इक्वल टू SP या CP। अब आपसे ये बोल दिया जाए कि CP जो है उसके ही इक्वल आपका लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज है, तो SP बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपका फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेयर अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ A%, है ना। यानी कि आपने कोई आर्टिकल, एक मैन है, उसने आपका कुछ परसेंटेज है, A% के लॉस पर बेच दिया। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है कि अगर वो उसे ₹20 ज़्यादा में बेचता, तो उसको C% का गेन हो जाता। समझ पा रहे हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत बार कराया आपको, जो आपके मैंने सेट्स कराए हुए हैं, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप को आप बहुत अच्छे से कर लेना, समझ गए। अब देखो अगला टाइप आपका आ जाता है, अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल फॉर X। यानी कि उसने क्या किया, 2 आर्टिकल खरीदे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखा करो, बॉट किया है या सोल्ड किया है, ठीक है ना। खरीदा है मतलब यहाँ पर आपका CP क्या होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सोल्ड, अब एक को उसने बेच दिया M% प्रॉफिट पर, दूसरे को N% प्रॉफिट या लॉस पर। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल गेन कितना होगा, है ना। या फिर टोटल CP पूछ ले, टोटल आपकी SP पूछ ले ना। इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के चलो। ऐसे ही आपको अगर यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इतना डिटेल्ड में समझा दे, तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बस यही मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का ना फ़ायदा उठाओ, और सारे लोगों को बताओ इस बारे में कि भाई ये सारी चीज़ें हैं,
ठीक है ना। खैर, इसके अलावा आपको क्या करना है, रिड्यूस्ड या इंक्रीज प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालनी आनी चाहिए। सारे टाइप आपके हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है ना। आप इतना कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कई सारे बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में समझ नहीं आता कि भाई करें कहाँ से, तो अब समझ में आ गया ना, हर टाइप देख लिया ना, तो अब जाके करो बेटा प्रैक्टिस। आई बात समझ में। और जो सेट्स मैं लगवाता हूँ वो सेट्स पूरे लगाया करो, पूरे के पूरे। आपको 1 से लेकर 25 सेट क्वेश्चन जितने मैं अभी तक कराता हूँ आपको हर सेट में, वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वो क्वेश्चन वहाँ से फंसेंगे, समझे। मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से, इसलिए मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आप में हैं कुछ बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। खैर, देखो भाई, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाने के कारण हम थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं। खैर, ये डिस्काउंट है आपका। डिस्काउंट में देखो कौन से आते हैं। आपको सक्सेसिव डिस्काउंट तो आना ही चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप लिख लो अभी, ठीक है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको आना ही चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पर आपका मार्क्ड प्राइस क्या हो, X% ज़्यादा हो CP से, इसके बाद में Y% का डिस्काउंट दे दिया जाए मार्क्ड प्राइस पर, तो हमें लॉस या गेन परसेंटेज बताना होता है। मतलब होता क्या है आपका बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में, कि जैसे आपका ये CP है, CP के ऊपर आपका कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। CP के ऊपर लेट से आपने कुछ परसेंटेज मार्कअप किया, तो वो क्या हो जाएगा आपका MP हो जाएगा। फिर MP पे आप क्या करोगे, कुछ डिस्काउंट दे दोगे, उससे क्या हो जाएगा आपका SP बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिस्काउंट हम MP पे देते हैं और डिस्काउंट के बाद जो चीज़ बनती है हमारी वो बनती है SP, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेगा कि ये डायरेक्ट कितना आपका फ़ायदा या लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बस लिखना आना चाहिए। ये आपका CP होता है, फिर MP होता है, फिर SP होता है। क्लियर है। इसके बाद में आपका टाइप आ जाता है C वाला, जिसमें शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ X% और एंड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन प्रिंटेड प्राइस। यानी कि लेट से कि आपका कुछ आपके पास में, आपने गए मार्केट, आपने देखा किसी भी चीज़ पर आपका टैग प्राइस पड़ी हुई है कुछ, ठीक है, 100 रुपीज़ की टैग प्राइस पड़ी है, उसने आपको, दुकानदार ने डिस्काउंट भी दे दिया 30% का, और 70 में आप वो चीज़ लेके आ गए, ठीक है ना। दुकानदार ने कितने में बेची, 70 में, लेकिन तब भी डिस्काउंट जो दुकानदार है उसको 5% का फ़ायदा हो जाता है। तो इस केस में उसकी जो MP है वो आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करने होते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करने आने चाहिए। ये हो गया आपका डिस्काउंट का केस, ठीक है। तो इन सारे टाइप्स को आप सारे के सारे टाइप्स को लिख लो या समझ लो, जो भी करना है करो, लेकिन करो इन क्वेश्चंस का, समझे। आपको अगर अच्छा मार्क स्कोर करना है तो इन सारी चीज़ों को करना ही पड़ेगा। आया, क्लियर हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अपना सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही होंगी, तो देखो भाई बड़े ध्यान से। सबसे पहले अब हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं जितने भी बेसिक फॉर्मूला पे आ रहे होते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है ना। जैसे आपका SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फटाफट से बोलो। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100, आगे नहीं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक हो गया। अब देखो अगला पॉइंट यह है अपने पास में, तो अब है अपने पास में एक क्वेश्चन आता है आपका इस टाइप का कि द सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन T ईयर्स। यानी कि कुछ आपका जो सम ऑफ मनी है, लेट से P था, तो वो क्या हो जाता है कुछ टाइम के बाद आपका NP हो जाता है। और कितने ईयर्स में, तो T ईयर्स में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना होता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना होगा, या फिर हम प्रिंसिपल निकालना होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेने आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोताही नहीं बरतनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से ही कर लेना है। क्लियर है। अब अपना अगला आ जाता है, आपसे बोल दिया जाता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कुछ n ईयर्स है, उसके सम का x/y हो जाता है। यानी कुछ आपको फ्रैक्शन दे दी जाएगी, लेट से 2/3 हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का। तो आपसे बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, और उसका जो टाइम है n ईयर्स है। तो आप क्या बता देंगे वहाँ पर, रेट परसेंटेज बता देंगे। ये भी आपको कुछ टफ क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला से हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप को भी आप देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये टाइप आपका जरूर आएगा और पक्का ही है आना से, ये समझ लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड इक्वालिटी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड ईयर्स, ठीक है ना। डिफरेंस आएगा आपका, अगर SI से कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है, या तो आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, या फिर आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो आपका B वाला टाइप है, ठीक है ना। तो इन दोनों टाइप्स को आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। और इसके बाद में आपका क्या आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द रेट परसेंटेज। ये भी आप देख लेना, बहुत ईजी से ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे SI में कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना। इसके बाद में अपना जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी CI से बन रहे होते हैं, ठीक है ना। और CI में आपका इंस्टॉलमेंट भी आ जाता है। बेसिकली इंस्टॉलमेंट आपका ना, SI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, और आते भी हैं तो बड़े छोटे छोटे से रहते हैं, और या फिर अगर जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना SI के, वो बहुत बड़े चले जाते हैं, ठीक है ना। तो SI के ज़्यादा इंस्टॉलमेंट के नहीं आते, वो CI में देखते हैं अभी हमारे पास क्या क्या है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक नंबर 10 पर, कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो इसमें आ जाता है आपका जो भी बेसिक। अब ये तो यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो बेसिक मेथड्स है ना, आपके बेसिक क्या है, आपके यहाँ पर बेसिक मेथड्स पे काम करना है। बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है। और अगर कोई आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बस वहीं पर आप उसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और कहीं पर आपको फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है।
बिल्कुल कंप्लीटली इसको आप छोड़ दो, फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, आपके 3 मेथड होते हैं। एक तो आप रेशियो मेथड का यूज़ कर लेना आप, ठीक है। रेशियो मेथड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा आपका सक्सेसिव मेथड पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सक्सेसिव वाला जो आपका मेथड होता है, ठीक है ना। और तीसरा आपका जो ट्री मेथड होता है, ठीक है ना। इन तीनों मेथड पर आप बहुत ज़्यादा काम करें। आपके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ये मेथड आपको, इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस सिचुएशन में आपका कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर है। और फॉर्मूला भी एक बार अपने दिमाग में रख के, इससे कहीं होता है ना, कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वो आपके फॉर्मूला रखने से काफ़ी जल्दी हो रहे होते हैं। तो बस फॉर्मूला आप अपने दिमाग में इसको स्टोर रख लेना, बट बाकी आपको यूज़ कुछ नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करें फॉर्मूला को, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसके बाद में आपको क्वेश्चन बेस ऑन बोथ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यानी कि आपका जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट को मिला के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके जरूर आने की पॉसिबिलिटी है। और सबसे ज़्यादा आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है आपका टाइप सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप कम से कम 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना आराम से, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसके आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। 2 साल का डिफरेंस हो, 3 साल का डिफरेंस हो, या फिर आपका ये हो जाए कि 2 ईयर्स का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है और 3 साल का आपका SI है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलनी होंगी। क्लियर है। इसके बाद में आपका ये वाला टाइप आ जाता है, इफ अमाउंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर t ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका p प्रिंसिपल है तो वो n टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का t टाइम में, तो आपको वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इसके अलावा सम ऑफ मनी बिकम्स टू x1 इन t 1 ईयर एंड x2 इन t 2 ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। होता है ना कि आपका t टाइम, लेट से आपका t1 ईयर्स में वो आपका जो मनी अमाउंट है वो x1 हो गया है आपके कुछ टाइम के बाद में, और T2 टाइम के बाद में वो अमाउंट x2 हो गया है, ठीक है। x1 x2 हो गया, T2 T1 T2 हो गया। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपके अलग अलग टाइप बन रहे होते हैं। जैसे कि आपका मैं अगर बोल दूँ 3 ईयर्स में आपका अमाउंट 3000 है, ठीक है, और आपका 6 ईयर्स में अमाउंट हो गया कितना, तो लेट्स से 7000 हो गया, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पे आपसे आर पूछ लूँ तो यहाँ पर आपका लगाने का अलग तरीका बन रहा होता है, जहाँ पर आपका डिफरेंस क्या हो, टाइम का बिल्कुल सेम चल रहा हो, स्टार्टिंग में भी 3 ईयर फिर भी 3 ईयर, तो टाइम पीरियड यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है, इसमें आप अलग फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हो, मतलब ये आपका जल्दी हो जाता है। फिर आपका अलग 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 फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके CI के जो इंस्टॉलमेंट वाला पोर्शन है उसको भी देख लेना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके CDE, इन तीनों टाइप से आते हैं। इन तीनों टाइप को बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। C हो गया, D हो गया, E हो गया, इन तीनों को बहुत अच्छे से आप कर लेना। CHSL का अगर आप एग्जाम देने वाले हो, अगर CGL 2020 के एग्जाम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से सारे टाइप्स को मैंने दिखाई दिए हैं, इनको आप आराम से प्रैक्टिस करते जाएंगे जहाँ से आपको मिले। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, आप मुझे बता देना, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वो फिर मैं आपके डाउट्स जो है देखता रहूँगा। क्लियर है। अब ये है आपका 11th वाला जो टॉपिक है। 11th रहेगा अपना एवरेज। एवरेज से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। CGL में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे अच्छे मिले हमें एवरेज क्वेश्चन CPO में देखने को मिले, ठीक है ना। तो CPO में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। एवरेज के अगर आपको क्वेश्चन लगाने तो CPO वाले जरूर लगा लेना, ठीक है ना। जो अभी CPO आपका 2019 में हुआ है ना, लास्ट में दिसंबर में, तो वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना एवरेज के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हमें देखने को मिले थे। क्लियर है। तो बेसिक एवरेज यानी कि जो भी आपका लेट से कोई आपकी AP हो गई, GP हो गई, इनका आपको एवरेज निकालना है तो कैसे निकालना है, ये आपका बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपका PNS टर्म निकालना है। जब एवरेज आपका पहले के P नंबर का दे रखा हो एवरेज और लास्ट के Q नंबर का एवरेज दे रखा हो, तो हमें बीच का NS नंबर निकालना हो। जैसे मैं क्या बोलूँ आपसे, स्टार्टिंग के 5 नंबर का एवरेज ये है और पीछे के 4 नंबर का एवरेज ये है, तो अपना 6th नंबर बता दो 10 नंबर में से, ठीक है ना। तो वही आप बता सकते हो। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आजकल, और ये आते ही रहेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका आता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड एंड प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, आते रहते हैं कभी कभार ही क्वेश्चंस। बाकी आजकल ज़्यादा देखने को आपका टाइप नंबर B मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ आपका टाइप नंबर D मिल रहा है। B और D को मिला के आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं बेसिकली, है ना। इन दोनों टाइप्स को एक क्वेश्चन में ही मिला दिया जाता है, और उससे आजकल आपका नया क्वेश्चन बन रहा है, वो जरूर आप प्रैक्टिस करना। उसकी मैं आपको, जो आपके सेट चल रहे हैं CGL वाले, उसमें आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ उन क्वेश्चन की, तो उन्हें आप जरूर देखा करो, वो आपके लिए बहुत मस्त है, वो देखना, ठीक है ना। खैर, अब ये हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन बेस ऑन ट्वाइस, राइस, 1/3 ऑफ द नंबर, ये भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अपना जो जाता है उसमें आ जाता है क्वेश्चन वेयर करेक्ट एवरेज हैज़ टू फाइंड अर्लियर सम मिस्टेक वाज टेकन, है ना। यानी कि आपका एरर वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी कि कोई बच्चे ने क्या किया है, किसी नंबर को जो एवरेज था उसको 46.7 की जगह 47.6 देख लिया है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कितनी एरर हुई है उसके हिसाब से आपको जो करेक्ट एवरेज होगा उसे फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका क्रिकेट वाला क्वेश्चन आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि बॉलिंग जो एवरेज होता है ना, बॉलिंग एवरेज में बच्चे बहुत ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। तो क्रिकेट वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से थोड़ा देख लेना, कोई इशू नहीं है, देखते रहना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जो CHSL वाले बच्चे हैं वो वाले से है ना आपके, ये जो आपका C वाला टाइप हो गया बेसिकली, D वाला टाइप हो गया, E वाला टाइप हो गया, और आपका कौन सा
जिसमें आपका ये ए वाला टाइप आता है, ठीक है ना, और ये बी वाला टाइप भी, ठीक है। आपके लिए ये सारे के सारे जो 5 टाइप हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये प्राइम वाला आप कहीं ना कहीं छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इवन ऑड, लेकिन इसे करने में कोई कुछ जाएगा भी नहीं आपका। बेसिकली छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं n+1 n-1 ऐसे करके, तो आप इनको देख सकते हैं, कोई इश्यू आपको आएगा नहीं इनमें, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे आप लोग, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद में अपना क्रिकेट के बाद में कौन सा टाइप बनता है। क्रिकेट के बाद में अपना है वेयर मिसिंग नंबर हैज़ टू बी फाइंड एज वन ऑफ द देयर हैज़ बीन सम चेंज इन द गिवन एवरेज। हुआ क्या है कि कुछ नहीं है, आपका कुछ चेंज हो गया गिवन नंबर में। लेट्स से एक 46 नंबर था, मैं बोलूँगा इसको 64 हो गया, या तो आपको ये बताना होगा अब जो नया एवरेज निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। आपके एन नंबर में एक नंबर 46 हटा के मैं 64 कर देता हूँ, तो आपको नया नंबर बताना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके अलावा आपका एक टाइप और होता है, वो आप देख लो क्या होता है। जब आपके 4 लोगों का एवरेज लेट्स से मैं बोल दूँ यहाँ पर 50 है, फिर मैं बोलूँगा इसमें मैंने एक्स्ट्रा 6 लोगों को जोड़ दिया जिनका एवरेज है आपका 51, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा नए एवरेज में इन दोनों का मिला के, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं, इनको आप याद कर लेना, ध्यान कर लेना, इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके एवरेज एज वाले क्वेश्चंस हो गए, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इसमें टफ पड़ता नहीं है, आपका रेशो से भी हो जाते हैं। बाकी एवरेज एवरेज सिंपल आप एवरेज निकाल के इसको कर सकते हो, ठीक है ना। पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज की कहानी पर खत्म हो जाती है। फटाफट से देख लेंगे आपका टॉपिक नंबर 12 क्या है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में देखो क्या क्या करना होता है आपको। बेसिक, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप कैसे एलसीएम वाले मेथड का यूज़ करेंगे, और इसमें आप एलसीएम वाले मेथड का यूज़ करें, कन्वेंशनल मेथड का यूज़ ना करें, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में, नहीं तो आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। इतने लंबे लंबे मेथड लगाओगे, होना करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टाइप कर लेना है, जिसमें कि आप क्या करोगे, एलसीएम लिख करके देखने वाला आपको मेथड पता होना चाहिए कि ए काम अकेले इतने दिन में करता है, बी काम अकेले इतने दिन में करता है, सी काम अकेले इतने दिन में करता है, तीनों मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे। और काम नहीं पूरा, अगर मैं बोल दूँ कि 4/16 काम कितने दिन में करेंगे, फ्रैक्शन में दे दूँ, या फिर बोल दूँ मैं 30% काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्लियर है। फिर अगला टाइप हो जाता है जिसमें कि हम क्या कर रहे होते हैं, कोई वर्कर आपका छोड़ के जाता है या कोई वर्कर आपका ज्वाइन कर लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम कर रहे होते हैं कि लेट से काम खत्म होने से बिफोर चला गया है ना, कुछ दिन पहले चला गया, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, आफ्टर चला गया तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना होगा, क्लियर है। इसके बाद में आपका आता है टाइप सी का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, आपके एम मैन होते हैं, डब्ल्यू वुमेन होती हैं, और बी बॉयज़ होते हैं, या फिर यहाँ पर आप चिल्ड्रन ले लो, ठीक है, मैन वुमेन चिल्ड्रन। इनका जो क्वेश्चन होता है वो भी आपका काफ़ी आ रहा होता है, जिसमें कि ये तीनों के आपकी इफिशियंसी निकालनी होती है, और बेसिकली अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा आपका फ्रैक्शन ऑफ द वर्क में आता है, ठीक है, कि लेट से 1/3 वर्क हो इसने किया है, ए ने 1/3 वर्क आपका 2 डेज़ में कर लिया, बी ने 4/5 वर्क आपका 3 डेज़ में कर लिया। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका पूरा 1 वर्क का देख लेते हो, इसमें 1 वर्क का देख लेते हो टाइम। फिर उसके बाद में हम अपना कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल नहीं, जो हमारा एलसीएम वाला मेथड है, उससे हम चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका M1D1W1 = M2D2W2, ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली इसका आप यूज़ करने वाला जो इंटरचेंज का फॉर्मूला होता है, वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका वर्क एंड वेजेस के जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। ये 5-6 टाइप हैं, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CHSL के लिए प्रिपेयर करो चाहे CGL के लिए, ये आपको दोनों ही बच्चों को अच्छे से कर लेने सारे के सारे टाइप प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है अपना, सॉरी अगला टॉपिक क्या आ जाता है, आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरी आदत हो गई है क्वेश्चन बोलने की। खैर देखो भाई, अब जो है अपना टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब ये जो जितने भी मैं आपको टाइप बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे टाइप मैं आपको, जो CHSL का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसमें मैं आपको सारे के सारे टाइप प्रैक्टिस करा दूंगा। और बीच बीच में ये जो मैं आपको CGL मेंस के टॉपिक लेके आता हूँ ना, परसेंटेज के सारे 2011 से लेके 2018 जो 19 में हुआ था एग्जाम, उस तक के सारे क्वेश्चन, तो उनमें आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उनको आप जरूर देख लिया करो। और अभी तक मैंने जितने 3-4 वो आप जाके जरूर देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखें, ठीक है ना। इसके बाद में हम डेली उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब आपका डेली क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद में क्या है आपका टाइप नंबर ए, इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप एंड सिस्टम। कुछ नहीं है, पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है आपका हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता। अब हमने टाइम एंड वर्क में क्या देख रहे थे, काम हमेशा पॉजिटिव में हो रहा था। पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा, एक पाइप आपका भर रहा होगा, एक पाइप आपका खाली कर रहा होगा, एम्प्टी कर रहा होगा टैंक को, तो वहाँ पे हम माइनस की एफिशिएंसी ले लेंगे, बस बात इतनी सी है, क्लियर है। इसके बाद में आपका बी वाला टाइप आता है, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस या फिर पार्ट ऑफ द फिल टैंक। यानी कि इसमें क्या होगा आपका कि हम बोल देंगे कि भाई टैंक आपका फिल है पहले से 1/3, और आपका एक टैंक भरता है 2 आवर्स में, एक टैंक आपका खाली कर देता है 3 आवर्स में, तो बता दो कितने टाइम में आपका पूरा टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं। लेट्स से अगर मैं पूरा टैंक भर दूंगा तो आपसे बोल दूंगा कि 3/4 फ्रैक्शन ऑफ टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वाली चीज़ें भी यहाँ से निकल के आ जाती हैं, बेसिक सही है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बेसिकली टाइप नंबर 3 को देखते हैं क्या होता है अपने पास में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टैप्स, है ना। कि क्या बोलता हूँ मैं, आपका एक टैप मैंने खोल दिया, फिर एक टैप आपका मैंने बंद कर दिया, है ना। ऐसे में क्या कर रहा हूँ, अल्टरनेटिवली टैप्स को ओपन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, या फिर क्या हो जाए आपका, ऐसे में बोल दूँ एक आपका टैप ए है, एक टैप बी है, और आपका फिर एक है लीकेज,
ठीक है ना, ये होगा लीकेज। अब ये तीनों क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार आपका ए ओपन हो रहा है, एक बार आपका बी ओपन हो रहा है, एक को मैं बंद कर देता हूँ, और आपका लीकेज तो ऑलरेडी ओपन है ही ऑलवेज। तो अब मैं इसमें आपसे पूछ लूँगा कि कितने टाइम में आपका टैंक जो है भर जाएगा, खाली हो जाएगा, जो भी बातें हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेने, बस यही आपकी 3 जो है टाइप बन रहे होते हैं बेसिकली। बस इसकी आप प्रैक्टिस कर लो और आपका पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाइप एंड सिस्टम दोनों बच्चों के लिए CHSL और CGL कोई भी टाइप नहीं छोड़ना है, दोनों बच्चे आराम से करेंगे बैठ के। आई बस समझ में क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अपना जो अगला टाइप है, बेसिकली कितनी बार मैं क्वेश्चन बोल सकूँ पता है। देखो खैर, ये अपना जो टॉपिक नंबर 14 है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बता देता हूँ। बाकी आपको इसके अंदर के सारे टाइप तो दिखाने ही हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना टाइप्स का, वो मैं एक बार बता देता हूँ, जो आपको CHSL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले करने होंगे इसमें, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं। तो अपने पास में इसका सबसे पहला जो टाइप होता है वो निकल के आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करना, और इसमें भी आप किसका यूज़ करोगे, LCM मेथड का यूज़ करना है। ये नहीं कि आप बैठ जाओ बढ़िया कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करके। इसमें आपको किसका यूज़ करना होगा, LCM मेथड का यूज़ करना होगा। जैसे हमने टाइम एंड वर्क को यूज़ किया है ना, टाइम एंड वर्क में क्या होता है आपका बेसिकली टाइम इंटू में जो आपकी इफिशियंसी होती है वो इक्वल टू में होता है वर्क। अब इसमें क्या हो जाता है आपका टाइम इंटू में स्पीड इक्वल टू हो जाती है डिस्टेंस। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, टाइम मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले आपको ये सारे के सारे टाइप्स कर लेने हैं। जैसे अगर मैं टाइप बी की बात करूँ, इसमें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं रेल एंड प्लेटफॉर्म और ब्रिज के ऊपर जो बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो आपको कर लेने हैं बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेल एंड अ मैन पोल सिग्नल, ठीक है ना। आपसे बोल दिया जाए एक ट्रेन है जो पोल के पास से पास हो रही है, प्लेटफॉर्म के पास से पास हो रही है, सिग्नल के पास से पास हो रही है, एक मैन खड़ा हुआ है। तो इन सब में आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रेन जो है सिग्नल के पास से पास हो रही है तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी उसमें क्या होगी, हमारी डिस्टेंस जो आपकी ट्रेन की लेंथ होती है। अगर किसी ब्रिज के पास से पास हो रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस का लेंथ ऑफ द ब्रिज। क्लियर है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपका टाइप नंबर डी आता है कि क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टू रेल क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपको अपोजिट वाला भी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर ट्रेनें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो क्या होगा, इनका स्पीड तो ऐड हो जाएगी और आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी ऐड ही हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या होती है, आपकी कभी भी डिस्टेंस आपके चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मतलब डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा ऐड ही होगी। क्लियर है। क्योंकि आपका जो डिस्टेंस कवर हो रही होती है उसका मतलब है कि दोनों जो आपकी लेंथ है ट्रेन का वो कितना है टोटल, ठीक है ना। खैर, अब जो अगला टाइप आएगा, अपना अगला टाइप आता है ई नंबर का। खैर आपको लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ये डी टाइप तक जो है सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसके बाद मैं आपको एक टाइप बताता हूँ। उस टाइप में क्या होता है, आपका एक आदमी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बोलूँ एक आदमी है, यहाँ पर दूसरा आदमी है, क्या कर रहे होते हैं ये लोग, मैं जरा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार देखा जाता है और बच्चे यहाँ पर पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन में आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। अब देखो ये है, इस केस में आपका क्या है, ये है आपका ऐसे, यहाँ पर आपका एक ए खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका बी खड़ा हुआ है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना ए जा रहा है बी की तरफ, बी आ रहा है ए की तरफ, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बीच में कहीं पर ये मिल गए, ठीक है ना। लेट्स से यहाँ पर पी पॉइंट पर ये दोनों मिल जाते हैं। अब ए क्या है, बी से मिल गया, बी जो है ए से मिल गया कहीं पर एक टी टाइम के बाद, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है ना कि ए क्या कर रहा है, अब ए चला जाता है यहाँ से, इससे मिलने के बाद अपनी इसमें यहाँ पर बी वाले पॉइंट पर आ जाता है, और बी क्या है, ए से मिलने के बाद इस पॉइंट पर आ जाता है। तो इसके बाद जो ये इसको बी को टाइम लग रहा है वो लेट से T2 है, और यहाँ पर इसे मिलने के बाद ए को जो टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में वो T1 है। और इन दोनों की जो स्पीड है, ए की स्पीड आपकी S1 है और बी की स्पीड आपकी S2 है। तो इस केस में आपका जो रिलेशन बन के आता है, आप जरा बताना चाहेंगे मुझे क्या रिलेशन आता है। हाँ भाई, तो देखो इस केस में जो आपका रिलेशन आ रहा होता है वो होता है T1/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट का S1/S2, ठीक है ना। सॉरी, S1/S2 इक्वल टू में अंडर रूट का T2/T1 होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इस रिलेशन में आपको बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको ये तो आराम से क्लियर हो जाएगा ना कि S1/S2 इक्वल टू में अंडर रूट का T2/T1 होता है, कोई इश्यू नहीं है कभी भी। लेकिन बस ये याद रखना है क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मिलने के बाद में ये जा रहे होते हैं, ठीक है ना, मिलने के बाद में जा रहे होते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई ना। तो ये वाला टाइप आप जरा बड़े ही ध्यान से देख लेना, और मॉक में तो मैं करा ही रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगला टाइप अपना कौन सा आ जाता है, टाइप नंबर ई। ये आपका पहले बहुत पूछे जाते थे इस टाइप के क्वेश्चन, आजकल हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप जो है CHSL वाले बच्चों तो मत देख लेना, लेकिन एक बार देख लेना, कुछ चला नहीं जाएगा आपका, पढ़े रहो। अभी 70 डेज़ है अपने आराम से, समझे, तो पढ़ते रहो अच्छे से। लेकिन जो CGL वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना ही, समझे। चलो भाई, अब देखो ये में क्या होता है आपका, जब आपकी कोई कार क्या करे, ट्रैवल करे T2 XY ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, है ना। क्या बात हो, आपकी स्पीड लेट से कार की है 5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में आपसे बोलते हैं ये कार जो है लेकिन जा रही थी अपनी एक्सीडेंट होने के बाद में, लेट से इस कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में इसकी स्पीड हो गई 4/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस टाइम पे जो है इसकी हमें
यूजुअल स्पीड निकालनी पड़ेगी या जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद में एवरेज स्पीड का आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगेन इसमें आपको एलसीएम मेथड का यूज़ करना होता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपकी डिस्टेंस इक्वल बोली जा रही है, कहाँ पर आपकी डिस्टेंस 3 भागों में डिवाइड करिए, कितने पार्ट में डिवाइड किया, आपका इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे होते हैं, ठीक है ना। रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। अब अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट हो गई, तो जो टाइम का रेशियो होगा, लेट्स से टाइम का रेशियो अपना x प्लस वाई है, तो जो टाइम का रेशियो है x इस टू वाई है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा y इस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्वर्स हो जाता है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर आपका स्पीड का रेशियो, स्पीड अपनी कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस देखने होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं आती जा रही है। अब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके दो ट्रेन की ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, या फिर थीफ या कांस्टेबल वाले ओवरटेक के प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे कि आपका एक ट्रेन ये जा रही है, एक ट्रेन ये जा रही है, इन दोनों के बीच में जो स्पीड का रिलेशन होता है वो क्या होता है भाई, आपकी एस टू स्पीड, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, एस टू माइनस एस वन। क्लियर है। ऐसे ही आपका थीफ या कांस्टेबल वाला केस होगा, तो उसमें आपकी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उससे जो छोटी स्पीड होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आता है। और स्पीड इसकी तेज होगी भाई, कांस्टेबल की होगी, क्योंकि उसको पकड़ना है थीफ को, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्या करता है एक आदमी अपनी चेंज कर लेता है स्पीड को, इसके बाद में वो अराइव करता है डेस्टिनेशन को, बिफोर या आफ्टर, बिफोर लेटर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको देख लेने हैं। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन आ जाए तो क्या भरोसा है ना। तो आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को देख लोगे बड़े ही आराम से, ठीक है। सीजीएल वाले बच्चों को तो देखना ही है, समझे। तो ये भी आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, समझे, क्योंकि आपको मेंस भी देना होता है। खैर, अब देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनी ट्रेन क्रॉसेस बोथ प्लेटफॉर्म एंड अ मैन एंड पोल एट अ सेम टाइम। कोई बात नहीं, इसमें आपका प्लेटफॉर्म भी आपकी क्रॉस करती है ट्रेन और मैन को भी क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन बनता है। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि उसने स्पीड बढ़ा दी, एक बस वाले ने लेट से जा रहा था, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसका टाइम कम लग रहा है। एक बार उसका टाइम लेट से अगर वो एक्स स्पीड से जाता है उसको टाइम वाई लग रहा है। अगर वो आपका फिर लेट से एक्स माइनस फोर से जाता है तो उसका टाइम कितना लगता है, उसका टाइम वाई प्लस टू लग जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके होते हैं, जो मैंने मॉक में करा रखे हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। इस टाइप को भी आपको कवर करना है। मैंने जो एक्स्ट्रा दो टाइप बताया है ना अभी, ये आप जरूर देखना, आजकल इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। खैर, इसके बाद में आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में कुछ नहीं देखना है, आपको बस बेसिक्स देख लेने हैं और कुछ नहीं। आपका टाइम एंड डिस्टेंस आपको अगर अच्छे से आ गया तो ये भी आपका आराम से हो सकता है, ठीक है ना। तो बोट एंड स्ट्रीम का आपको बस बेसिक्स देख लेना है कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम केस में क्या केस बन रहे होते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या बन रहा होता है, और ज़्यादा कुछ से मतलब नहीं है। और CHSL वाले बच्चों को तो जो मैंने स्पेशल 5-6 टाइप बताए हैं वही करने हैं आपको, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है ना। आराम से इतना करो, पहले उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे ही चीज़ों को देखेंगे। बाकी CGL वाले बच्चों को जरूर करना है सब कुछ, आए बस समझ में, ठीक है। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके, चाहे आपका CGL का प्री हो, चाहे आपका CHSL का प्री हो, चाहे आपका MTS का प्री हो, चाहे आपका CPO का प्री हो। CPO में तो 8 आते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये होते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से क्या क्या इसमें हमारे आ रहे होते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद में हम देखेंगे हमें कैसे कैसे 30 डेज़ में इन सारी चीज़ों को करना होगा। इसके बाद में हम कैसे अगले 30 डेज़ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये पूरा टारगेट क्या होगा, 60 डेज़ का है CHSL के लिए। और जो CGL वाले बच्चे हैं, और वो मैं आपको पूरे टॉपिक दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप इसके बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन लेना, स्ट्रेटजी देखना, और आप भी कोशिश करो, समझे। 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन इन सारे टाइप्स को करो। और इसके बाद में लेट्स से इनके आप हाफ टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो भी आप जो CGL 2020 होगा जब तक, तब तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाओगे, समझे। क्लियर है। चलो, अब देखो इसके टॉपिक हो जाते हैं अपने पास में। यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स में ना बेसिकली आपको चार्ट देखना है, आपका कुछ नहीं देखना है, बस आपको सेंट्रल एंगल कैसे निकालना होता है ये देखना है। इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इसमें आपको रॉकेट साइंस लगानी नहीं है। फिर ये लाइन ग्राफ आता है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन का खेल है, आपको देखना होता है बस ये लाइन ग्राफ को देख लेना, सिंपल बार ग्राफ्स को देख लेना, मल्टी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड टेबल्स, ठीक है ना। आपके इतने टाइप की जो है DI होती है, इन सारे टाइप के DI के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, या फिर जो मैं आपको टेस्ट वो करवा रहा हूँ, सेट्स वगैरह करवा रहा हूँ, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। DI आपकी इतने में खत्म हो जाएगी, बाकी आपका पूरा कैलकुलेशन का खेल होता है। बाकी अगर आपको परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उन्हीं सब का यूज़ हो रहा होता है DI में भी। तो अपने टॉपिक्स को मजबूत करें, कैलकुलेशन को मजबूत करें, कैलकुलेशन जरूर किया करो सुबह उठ के, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इतने सारे आप काम करो, आपकी मैथमेटिक्स 1 मंथ में ही निखर के ना आ जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू करोगे तो आपकी 1 मंथ में आपको इतना चेंज महसूस होगा ना, जितना आपको बचपन से लेकर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तभी आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो। खैर, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, सत्य बातें हमें कड़वी लगने लगती हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
सच भी हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें क्या देखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या अपने सब टॉपिक्स हैं। देख लो भाई एक बार ज़्यादा देखो वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अगर इतना सारा कर लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बेसिकली हो ही जाता है। इसमें 2-3 स्पेशल टाइप है, जैसे कॉइन वाला टाइप हो गया, ठीक है ना, तो कॉइन वाला टाइप आ जाता है कभी कभार, वो आपको पता होना चाहिए। फिर पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप में थोड़े क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, तो पार्टनरशिप आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, CHSL वाले बच्चों के लिए यही है। और बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आ जाता है, तो आपका थोड़े से क्वेश्चन उसके देख लेना, बाकी बस इतना ही है। बाकी CGL वाले बच्चों के लिए मैं अभी बताता हूँ, इसमें भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन बेस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अगर आपका A/B है, B/C गिवन है, C/D गिवन है, D/E गिवन है, तो A/E कैसे निकालूंगा, A/D कैसे निकालूंगा, B/D कैसे निकालूंगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद में आपका होता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको वो सारे पता होने चाहिए। परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ना आपस में मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में एजेस के क्वेश्चन होगा, ये भी आपके रेशियो में आ जाते हैं। अगर आज के टाइम पे उसकी एज का रेशियो 3:4 है, उसके 4 साल बाद की एज का रेशियो 5:6 हो गया, तो मुझे इसका आप बता दें कितने ईयर्स की उसकी एज है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एडिशन और डिफरेंस और प्रोडक्ट पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका कोई टाइप छूटा हुआ तो आपको अभी दिख जाएगा, ठीक है ना। LCM SCF हो गया है ना, इनका आपका रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 2 नंबर का रेशियो दिया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का, और आपको SCF दे दिया है, तो नंबर को हमें फाइंड करना है, बता दो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो में भी। कोई दिक्कत नहीं, आपकी इनकम बढ़ गई, लेट से 100%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 80%, तो सेविंग पर कितना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में आपका कॉइन एंड रुपीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं, शेयर और पार्टनरशिप के, ठीक है ना। ये आपके कॉइन्स के क्वेश्चन हो गए या पार्टनरशिप के हो गए, तो बस आप इतना सा जो है इसमें कवर कर लेंगे बेसिक बेसिक, तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की बात है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस कभी कॉइन का क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते, आप SSC है, कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है ना। तो फिलहाल आपकी ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे जो 17 टॉपिक्स हैं ना SSC के लिए, आपकी पूरी SSC चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे आपका MTS हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और जो अभी आने वाले CHSL एग्जामिनेशन के लिए आपकी ज़रूरी चीज़ें वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो आई थिंक कि अब आपका टॉपिक का जो केस है ना, वो तो मैं आपका ख़त्म कर चुका हूँ। टॉपिक की सारी परेशानी दूर हो गई होगी। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर देना अगर समझ में आ रही है सारी चीज़ें, और शेयर करते रहना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कर दिया करो, बार बार क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है ना। तो ये बताओ आपको टॉपिक सारे क्लियर हो गए, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 30 डेज़ के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बीच में बता ही चुका हूँ, ये ज़रूर करना है, ये आपके लिए मस्ट है, समझ गए। अभी भी आपके पास 60 डेज़ हैं, 60 डेज़ आप ये करोगे ना, आपको अपने आप में लगने लगेगा कि आप फन्ने बन गए हो, ठीक है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं, क्लियर है। कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर करने हैं, क्यूब करने हैं, टेबल्स करनी है, ठीक है ना। कहाँ तक करने हैं, तो पहले 30 तक करो, फिर आगे देखते हैं। कैलकुलेशन में 20 मिनट्स दो, ठीक है, सुबह उठ के, वो भी। खैर, इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब हमको मस्ट डू सबसे पहले देख लो आपको करना क्या ही है। अब इतना करने के साथ साथ आपको जो मस्ट डू है ना, आपको सबसे पहले क्या काम करना है। आप बोलते हो ना कि मैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपको सारे के सारे 18 सेट कर लेने हैं SSC CGL 2019 के। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, समझे। ये आपको 18 के 18 सेट 2 टाइम्स कर लेने हैं। बात क्लियर है, ये आपके लिए, ये समझ लो संजीवनी बूटी दे दी गई है SSC के द्वारा कि बेटा ठीक है, ये लो 18 सेट दे दिए मैंने तुमको, समझ गए, क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपको क्या कर लेना है। इसके बाद में आपको SSC CPO के ना 8 सेट्स हुए हैं। इन 8 सेट्स में मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, ठीक है ना, एवरेज प्रैक्टिस कर लो, इससे आप DI की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, क्योंकि CPO में DI भी बहुत अच्छी आ रखी है। एवरेज हो गया, DI हो गया, या फिर आपका अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हो गए, वो सारे के सारे तो आपको CPO के 8 पेपर से डिस्कस कर ही लेने हैं। या फिर मैं जो आपको सेट्स करा रहा हूँ ना, वो तो आपके लिए कंपलसरी है, या फिर आप सेट्स करते जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद में आपको SSC CHSL के सारे 25 सेट करने हैं, ये मैं आपको खुद कराऊंगा। और कैसे कैसे आपकी अप्रोच लगनी चाहिए, क्या लगना चाहिए, आपको कुछ दिन के बाद में अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे हम इन सेट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो सारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, लेकिन ये जरूर लगाना है, समझ गए। इसके बाद में आपको जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को तो ज़रूर लगा लेना, ठीक है ना। उन सेट्स को देखो, समझो, क्या करने का तरीका है पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उन्हें समझ के जो क्वेश्चन नहीं आता है कॉपी में नोट करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को अपनी बेसिक जो आपकी नोट है उससे रिवाइज़ करना है, समझ गए। तो ये सारे काम आपको करने ही होंगे, करने ही होंगे। यहाँ पर मैं कंपलसरी वर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। ये सारा काम आपको करना है। और जो आपका SSC CGL है, इससे तो आपको GK के भी सेट्स लगाने हैं, GK के सारे लगाने हैं। बाकी के जो जितने भी सेट हैं इनसे आप GK कहीं ना कहीं छोड़ सकते हो, बस स्टैटिक GK देख लेना, लेकिन SSC CGL की आपको करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, समझे। करंट अफेयर का भी रट्टा मार लेना इसके, क्लियर है। इसके अलावा जो करंट अफेयर बाकी क्लासेस चली रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं एक बार, फिर आप जो है बताता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है बाकी
इन 30 दिन में क्या करना है, बाकी कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो कोर्सेज हैं आपके कुछ, जैसे 18 सेट हो गए, ये आप देख लेना, 18 के 18 सेट पूरे सॉल्व करा रखे हैं, मैथ्स रीजनिंग जितने भी पार्ट हैं सारे के सारों का, वो जाके आप जरूर देख लेना, पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें। और आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि आपके CHSL के कहीं से क्वेश्चन आ रहे होंगे। स्टैटिक जीके से आपको पता ही है बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है। एनटीपीसी वाले बच्चे एनटीपीसी का भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हॉट्स क्वेश्चन सीरीज आपकी Tier 2 के लिए, ठीक है ना। अभी CHSL वाले बच्चे तो मत देखना इसको, ठीक है। ओनली CGL Tier 2 वाले बच्चे देखें, या Tier 1 वाले बच्चे भी देख सकते हो, तो ये आप देखें वहाँ पे जाके। और आपका CHSL का मैथ का क्रैश कोर्स है, ये आप CGL और CHSL वाले बच्चे दोनों देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, अब मतलब इसमें शायद दे भी नहीं दे रखी हैं। इसके अलावा आपका 1300 प्लस एरर्स का कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको पूरी जो एरर्स होती हैं कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या होता है, वो सिखा रहा हूँ आपको। उसके थ्रू हम CHSL के लिए पूरी की पूरी ग्रामर, चाहे भी CGL हो चाहे CHSL हो, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए ना के सारे हम देख रहे होंगे पार्सिंग के थ्रू, ठीक है ना। कैसे हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं, कैसे पार्सिंग होती है, रूल्स से हम थोड़ी दूरी बना के ही रखेंगे, हम वहाँ पे अपने लॉजिक से काम ले रहे होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे लॉजिक लगता है, और रूल्स कुछ है ही नहीं यार, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे आपका मैथ थोड़ी है, या फिर कोई आपका लॉ की बुक थोड़ी है ना कि जहाँ पे आप रूल्स लगाओगे, ठीक है ना। खैर ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ हैं, और आपका वोकैब सेशन चलता है, ठीक है ना, वोकैब पैनेशिया, तो वो सेशन भी जरूर देखा करो। उसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराए जा रहे हैं, और आपकी जब आप पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वोकैब यहीं से आ रही है, क्योंकि वोकैब ना आपकी रिपीट हो रही है। जो आपके टॉप 500 वर्ड्स हो गए, 500 वन वर्ड हो गए, 600 सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वो सारे उसमें कवर किए जा रहे हैं, तो वो जाके आप जरूर देख लेना। क्लियर है। इसके बाद में आपको ये सब है सपोर्ट वगैरह, ये सब आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। फटाफट से जरा सा मैं यहाँ पर आता हूँ। देखो अब आपको करना क्या है ना, 60 डेज़ में मैं जरा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपके पास में अभी 60 डेज़ हैं, देखो भाई 60 डेज़ हैं आपके पास में। तो इसका ब्रेकअप कैसा होना चाहिए 60 डेज़ का, कि आप करो यहाँ पर 30 डेज़, दो आप ना इसे तोड़ दो, एक 30 डेज़ ये हो गए, एक 30 डेज़ ये हो गए। इन 30 डेज़ में आपको क्या करना है, ये वाले 30 डेज़ में स्टार्टिंग से, आज से मैं आपको बता रहा हूँ, आज से आपको क्या करना है, जितने मैंने आपको सब टॉपिक बताए हैं ना CHSL के लिए, सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर पढ़ चुके हो फिर भी प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स से बनाओ। नोट्स आपके पास जो भी हो, जिस किसी भी टीचर के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो भी आपको नोट्स दिए हैं, जैसा भी आपने समझा वो उनसे आप रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ के साथ आपको 18 के 18 सेट आपको यहीं पर लगाने होंगे, अगर अभी तक आपने नहीं लगाए हैं। मैंने आपको ये बात 2 मंथ पहले बताई थी कि बेटा CGL के जो भी सेट्स हैं वो लगा लो, ठीक है ना। अगर आपने तब नहीं लगा पाए हैं तो अभी भी टाइम है, ये 30 डेज़ में आप लगा लो 18 सेट्स, ठीक है ना। इसके अलावा आप मेरी क्लास ले लो सेट वाली, जो आपकी CHSL की चलती है, इंग्लिश के लिए भी आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। इन 30 डेज़ में आपका यहाँ पर इतना कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपका मैथमेटिक्स पूरा का पूरा, आपको मैंने टाइप भी दिखा दिया, सब दिखा दिया, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। पूरा पेपर मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अब इन टॉपिक्स को आप लिख लेना, एक एक टॉपिक को उठाते जाना, टाइप को उठाते जाना, ये टाइप मैंने देख लिया नहीं देखा, जो भी है आप सारी चीज़ें करते जाएंगे। 30 डेज़ में आपको ये सारा कंप्लीट कर लेना है। बाकी अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब 30 डेज़ में हम क्या क्या करें, तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना, पर्सनली भी बता दूंगा। लेकिन बेटा रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। जो सीरियस बच्चे हैं उनसे मुझे रिजल्ट चाहिए है। क्लियर है बात। अब आपको ये कर लेना है 30 डेज़ में। इसके बाद में ये 30 डेज़ आपने कर लिया, इसके आप इन 30 डेज़ में इसके साथ साथ पता क्या करोगे, जैसे आपने ज्योमेट्री कर ली, लेट से आपने 3 दिन में पूरी ज्योमेट्री खत्म कर लिया रिवाइज करके, जितने भी आपके थ्योरम्स वगैरह हैं, आप फिर क्या करोगे, इतनी सारी जो साइट है ना उनमें जाके आप टॉपिक वाइज सॉल्व करोगे। टॉपिक वाइज में आपको ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस मिलेंगे 20-30, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लगाओगे। जो भी डाउट आता है वो आप अपना नोटबुक में नोट करोगे, या फिर जो मैं सेट्स कराता हूँ ना उनमें भी आपके जो भी नहीं आते हैं ना क्वेश्चन एक बार में, उन्हें आप नोटबुक में नोट किया करो, ये आदत बना लो अपनी, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ये 18 सेट, ये आपको बहुत मेहनत के करके 30 डेज़ में ये सारा काम करना ही होगा। अगर आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए हैं CHSL में, ठीक है, किस में चाहिए, CHSL में 45 प्लस मार्क्स चाहिए, मतलब आप दिल्ली में अच्छी खासी रैंक पर आ सकते हो, समझे। दिल्ली में आपको अगर एक बार पोस्टिंग मिल जाती है अच्छे किसी डिपार्टमेंट में, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ पर क्लर्क की जॉब करते हुए आप क्या कर सकते हो, IAS की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेंट्रल जॉब में 2 दिन की छुट्टी होती है, समझे। इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़ लोगे तो अभी की मेहनत आपको बहुत काम आ जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बोलते हो ना मोटिवेशन मोटिवेशन, थोड़ा सा मैं जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ फिर आता हूँ मोटिवेशन पर, ठीक है ना। इन तो चीज़ें क्या है एग्जैगरेट हो जाएंगी। ये देखो अगले 30 डेज़ में अब आपको क्या करना है, तो अगले 30 डेज़ में आपको अब करना है, ये जो 25 हैं आपके 25 सेट्स हुए हैं ना CHSL 2018 वाले, ठीक है, 2018 वाले ये सारे के सारे सेट आपको लगा जाने हैं, और ये मैं आपको खुद लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेट मैं आपको लगवाऊंगा, और आपको बहुत अच्छे से लगा डालने हैं 25 सेट, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको डेली का एक मॉक टेस्ट दे देना है।
मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ये जो 25 सेट है ना CHSL वाले, इनका ही मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना, मॉक टेस्ट बना के दो इनका, और इसमें जीके वाला सेक्शन छोड़ देना जो आपका करंट अफेयर है। तो आप इसको 60 मिनट्स की जगह आप टारगेट बनाना कि आप इसे 50 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दो, ठीक है ना, जीके का छोड़ के, जीके का जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको छोड़ के आप 50 मिनट में करने का टारगेट बनाओ इसको, ठीक है ना। हर सेट को आपको इतनी सारी साइट दी गई है, उसमें आप टाइम वाइज जो है इसे मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करोगे। और फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, डेली का या फिर 2 दिन में एक मॉक लगा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन मॉक जितने भी लगाओ, जितने भी पेपर लगाओ, सबका देखो, जितने भी आप मॉक लगाओ, जितने भी टेस्ट लगाओ, सबके आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। एक नोटबुक बना लो ना आप टेस्ट वाली, उसमें आपको क्या करना है, आपने एक टेस्ट दिया है तो उसमें आपको उस टेस्ट के बारे में सर कुछ पता होना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इतना क्वेश्चन गलत हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है, और आपकी नोटबुक में वो क्वेश्चन नोट होना चाहिए। अब जैसे आपका कोई नई थ्योरम, आपके पास में थ्योरम है, वो थ्योरम आपको नहीं पता थी, उस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर में और आपको वो पता नहीं था, आपने कभी पढ़ी नहीं थी, तो वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करना है और उसके बाद में आपको खुद से सॉल्व भी करना है वो क्वेश्चन को, ठीक है ना। सॉल्व करके उस नोटबुक में आप नोट करते जाना सारी चीज़ों को, जैसे आप करते जाओगे ना, आपको 30 डेज़ में बड़ा ही अच्छा एक कलेक्शन मिल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस कलेक्शन को आप बहुत अच्छे से जो है रिवाइज करके चल सकते हो, क्लियर है। तो ये सारा काम आपको करना है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटे का पेपर देते हो ना, तो आपको 2 से 3 घंटे का एनालिसिस करना ही है, समझे। मैं बोल रहा हूँ आप 2 दिन में एक दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस एक टेस्ट का एनालिसिस ऐसा करना है कि उसमें से वो जो टेस्ट है ना, वो आपका अगली बार अगर आप उसे सॉल्व करो, आपका 30 मिनट्स में पूरा टेस्ट जो है सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको समझ में आया 60 डेज़ में आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो। अब ज़रा मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, आते हैं थोड़ा सा। तो ये रही अपनी मोटिवेशन की बात, ठीक है। अब देखो मोटिवेशन क्या है ना, कि आपके लिए इतनी सी चीज़ का है ना, नहीं ले आने वाले 60 डेज़ में अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी भाई, कि आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी, लेट से 60 डेज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, आपको सिलेक्शन हो जाता है, 60 डेज़ के बाद CHSL Tier 1 हो गया, ठीक है ना। Tier 2 भी आप अच्छे से कर लोगे, UFM वगैरह का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छे से इन चीज़ों को करते हुए आपने Tier 2 कर लिया, इसके बाद में Tier 3 जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो भी आप कर लेते हो, इसके बाद में आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, ठीक है। आप क्या करते हो, अच्छे मार्क्स से आपने पास किया, ठीक है, इसके बाद में आपकी जॉब लग गई है, बढ़िया, आप दिल्ली में, लेट से दिल्ली में आप सेटल हो जाते हो। फिलहाल तो देखते हुए दिल्ली बहुत ही ज़्यादा घटिया जगह लग रही है, लेकिन लेट से चीज़ें बड़ी अच्छी रहती हैं, सब कुछ सुधर गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, दिल्ली का पॉल्यूशन भी सब कुछ नीचे आ गया, आप दिल्ली में आके जॉब कर रहे हो। उसके बाद में क्या है ना, मुझे पता है कि कई सारे बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स ने बोल रखे हैं कि जाके बेटा गवर्नमेंट जॉब लो, उसके बाद ही आप कुछ करना है। आप इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि मैं जाके सिंगिंग में अपना हाथ करूँ, सिंगिंग में अपना टैलेंट दिखाऊँ, ठीक है ना। डांसिंग में उनका जो है इंटरेस्ट होता है, फोटोग्राफी में होता है। तो जब आपके पास में ये सरकारी नौकरी का ठप्पा हो जाएगा ना, कि हाँ भाई लो मेरे पास में सरकारी नौकरी का टैग है, किसका टैग है, सरकारी नौकरी का, तो इसके बाद में आपका जो भी पैशन है आप जाके अपने पैशन को फॉलो करो आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। और इसके बाद में अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, किसी के भी लिए प्रिपेयर करो, आपका आराम से 7 डेज़ में 5 डेज़ की जॉब होती है, आराम से आप 2 दिन की छुट्टी रहेगी, आप कुछ भी अपना आराम से काम करते रहो, कुछ भी करते रहो। बस यही है, आप कोई भी आपसे फिर ये नहीं बोल सकता कि बेटा ये करो वो करो। एक बार गवर्नमेंट जॉब आ गई तो इसके बाद में आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऊपर से इसके बाद आप आगे अपना अलग से, कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं मैं अब अगली बार कर लूँगा, कोई बात नहीं अगली बार कर लूँगा, अब ये वाला छोड़ देता हूँ। तो बेटा एक बात बताऊँ, आप अगर 28 में सरकारी नौकरी लोगे ना तो आप क्या ही कर पाओगे, मुझे एक बात बताओ। आपने 25 में ले ली, लास्ट ईयर में जाके 25, 26, 27, 28, इस एज में आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तो आप क्या ही कर लोगे, बताओ ज़रा मुझे। क्या पैशन फॉलो कर लोगे आप बुढ़ापे में, है भाई। 30 ईयर्स के बाद आपके पास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इसी को आप अगर अभी मेहनत कर लेते हो, 60 डेज़ की मेहनत कर लेते हो बहुत अच्छे से, मैं बोलता हूँ कोई कोई अभी 24 का होगा तो कोई बात नहीं, अब आपकी अभी जॉब लग जाएगी 25 में, कम से कम आप वो 27, 28 तक तो नहीं पहुँचोगे, हाँ भाई। जो अगर कुछ बच्चे अभी 20 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, ये लोग अगर अभी जॉब ले लेते हैं ना तो इनके लिए कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। 23 में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी 22 वालों की, और वो 23 ईयर में जॉब उनके पास आ गई है, वो कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम डाल सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, अपने आप मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हो अभी से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी सपोर्ट के लिए बाकी कम नहीं है क्या, कि 60 डेज़ में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हो। जितने लोग आपको ये रिलेटिव्स होते हैं, ये सारे लोग आपके, मतलब ये जो इनका होता है ना पीयर प्रेशर बनता है, ये सारा कुछ कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लाइफ होती है ना, लाइफ में आपका 2 चीज़ें होती हैं, जितना आपको खुशी मिलेगी, जितना आप पॉजिटिव में रहोगे उतना ही आपके पास नेगेटिव होता है। लाइफ का जो रेशियो होता है ना 1:1 होता है। क्या होता है लाइफ का रेशियो, 1:1। इसमें आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोले तो आप जितना ज़्यादा कंफर्ट में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ में भी रहना पड़ेगा, समझे। आपका कंफर्ट और डिफ़िकल्टीज़ का जो रेशियो होता है ना लाइफ का, वो 1:1 होता है। अगर आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, अभी आप कंफर्ट में बने रहोगे, तो आप डिफ़िकल्टीज़ भी आगे आने वाले टाइम में उतनी ही मिलेंगी।
जितनी आप अभी कंफर्ट जोन में हो, अगर अभी डिफ़िकल्टीज़ को सह लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ का जो रेशियो है रहना तो 1:1 ही है। तो डिफ़िकल्टीज़ अभी आ जाएंगी, कंफर्ट आपका आगे आने वाले टाइम में आपको कंफर्ट ही कंफर्ट मिलेगा, समझे। अगर अभी कंफर्ट जोन में रह गए ना तो आगे डिफ़िकल्टीज़ ही डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेंगी। समझ लो इस बात को। लाइफ ना ये नहीं देखती कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसका रेशियो तो 1:1 ही करना है उसको, मिक्सचर या एलिगेशन लगा के कुछ भी लगा के, ठीक है ना, समझे। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। एंड बस यही चीज़ें हैं कि मोटिवेशन आप ना, आप क्यों आपने स्टार्ट ही क्यों किया, इसकी प्रिपरेशन करना आपने क्यों स्टार्ट की, इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है आपका। प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे बड़ा आपके लिए कोई मोटिवेशन है ही नहीं। आप अंदर से आपको मोटिवेशन आना चाहिए कि भाई आपकी सर्कमस्टांसेस क्या है, आप उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको मोटिवेशन बनाओ। और रिलेटिव्स का जो पीयर प्रेशर है उसको भी आप अपना मोटिवेशन बनाओ ना, कि ये जो पीयर प्रेशर है मैं उसको मोटिवेशन, अपना पीयर मोटिवेशन बना सकता हूँ कि लोगों से जो मुझे प्रेशर मिल रहा है उसको मैं क्या करूँगा, अपने पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करूँगा। उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, और बिल्कुल भी डिप्रेस तो होना ही नहीं है। आपको बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो होगा ही लाइफ में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मेहनत करें हमको कुछ ना मिले। मेहनत करने पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, एट ऑल जाके आप कहीं ना कहीं तो रुकोगे ना, ठीक है ना। जहाँ भी आप रुकोगे वो अच्छा पॉइंट ही होगा। अगर मेहनत की है तो मेहनत का रिजल्ट तो मिलना ही है। मैंने बोला ना, लाइफ का जो रेशियो कंफर्ट और डिफिकल्टीज़ का 1:1 ही है। अगर आप अभी डिफिकल्टीज़ को झेल पा रहे हो तो आगे आपको कंफर्ट मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी मिले, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है आपका सरकारी एग्ज़ाम का, सारे बच्चों का सरकारी एग्ज़ाम निकले और उसके बाद ही कंफर्ट मिले। हो सकता है वो प्रिपरेशन करते करते उनको कुछ चीज़ दिख जाए जिसमें वो चले जाएँ और उनको कंफर्ट मिल जाए वहाँ पर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझो, समझने का प्रयास करो। बहुत ही कुछ डीप बातें हैं, ठीक है ना। तो यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। एंड सभी का एग्ज़ाम निकलेगा, बिल्कुल परेशान मत हो, आपका सारे एग्ज़ाम्स निकलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत करो और आपका एग्ज़ाम ना निकले, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से लग जाओ, आप डेली का डेली जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो दो, और बिल्कुल अच्छे से लगे रहो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम निकले, समझे, कुछ का क्या, सबका सबका निकले। 100 में से 100 रिजल्ट आए हमारा, ठीक है ना। तो आपको ये करना है और बिल्कुल जोश में रहना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहिए मुझे सबसे, क्लियर है। चलो, हाउ इज़ द जोश, ठीक है ना। चलो यहीं पे आप सेशन को एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। एंड जैसा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो आपका ऑफ कोर्स 45+ मार्क्स तो आएंगे, आराम से आएंगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेना। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें कर देना। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।